अच्छा, there are so many things that we don't like in our society. जैसे for example, we don't like सिफारिश, ठीक है? We condemn सिफारिश at many levels, ठीक है? We don't like people being mean to each other, people being outrageously emotionally imbalanced and attacking people on things they shouldn't attack, ठीक है? मतलब कि हम काफी चीजें सोसाइटी से as an individual expect करते हैं. But you know, when the society changes, when the change begins with you. The society changes when you start to forego all those bad habits which you see in the society and which you condemn in the society. अगर आज आप कहते हो कि आपको सिफारिश पसंद नहीं है, तो कल आपने कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें injustice हो, ठीक है? There was the student जिसकी ना बहुत दोस्ती थी, क्या कहते हैं, मेडिकल यूनिट 2 में ना उस स्टूडेंट की काफी ज्यादा दोस्ती थी. उसकी शराफत की इस हद तक देखो कि उसने वाइवा से पहले ये जाके अपने प्रोफेसर को बोला कि सर आप मेरा वाइवा मत लीजिएगा और ना ही आपकी जो फलानी एसआर है वो मेरा वाइवा ले, बिकॉज आप लोग बायस्ड हो जाएंगे और मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी भी स्टूडेंट के ऊपर अनफेयर एडवांटेज हो. एक बच्चा है, उसकी मेडिकल यूनिट 2 में बहुत अच्छी दोस्ती थी, उसने जाके अपने प्रोफेसर को भी ये बोला जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट MU2 के हैं, और जो वहाँ पे SR हैं उनको भी बोला, ताकि उसको किसी भी तरह का अनफेयर एडवांटेज ना हो, ठीक है? दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल जो तुम लोगों को फॉलो करनी चाहिए कि नो वन, इफ यू डोंट वांट टू हैव एनीवन एल्स टू हैव एन अनफेयर एडवांटेज ओवर यू, देन यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंगली फ्रॉम टुडे कि तुम भी किसी के ऊपर अनफेयर एडवांटेज ना हासिल कर सको, ठीक है? सो बी वेरी वेरी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स, ठीक है? हम आगे चलते हैं. हम अरिथमियास बड़े शौक से कर रहे हैं आजकल, हमें अरिथमियास बड़े पसंद आए हुए हैं. हमने डिस्कस किया था कि अरिथमियास को हम डिवाइड करते हैं टैकी अरिथमियास के अंदर और ब्रैडी अरिथमियास के अंदर. हमने ब्रैडी अरिथमियास को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया. हमने डिस्कस किया कि सिंपल ब्रैडीकार्डिया होता है. सिंपल ब्रैडीकार्डिया के साथ हमने साइनस टैकीकार्डिया भी डिस्कस कर दिया था. सिंपल ब्रैडीकार्डिया की ऑल दोस अरिथमियास व्हिच आर बिलो 60 हार्ट रेट, वो सारे सिंपल ब्रैडीकार्डियास और ब्रैडीकार्डियास के अंदर फॉल करते हैं, जिसके अंदर आगे सिंपल ब्रैडीकार्डिया होता है, जिसके अंदर कोई और एब्नॉर्मलिटी नहीं होती, और हार्ट ब्लॉक्स होते हैं. हार्ट ब्लॉक्स में हमने डिस्कस किए दो किस्म के, एक थे बंडल ब्रांच ब्लॉक्स और दूसरा था हमारा एवी नोडल ब्लॉक्स. जो बंडल ब्रांच ब्लॉक्स, उसमें राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक था और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक था. राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक का क्या सीन था कि इनमें ब्रॉड कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस होंगे, क्योंकि ये सारा कुछ वेंट्रिकल्स के अंदर हो रहा है, ठीक है? और जो आपका हार्ट ब्लॉक के अंदर जो दूसरा एवी नोडल ब्लॉक्स थे, एवी नोडल ब्लॉक्स के अंदर फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री थे. फर्स्ट डिग्री वाज जिसमें आपकी कोई बीट ड्रॉप नहीं होती. सेकंड डिग्री में टाइप 1 में वैंकीबैक्स होता है. टाइप 2 में दूसरा वाला होता है जिसमें अनएक्सपेक्टेडली कभी भी बीट ड्रॉप हो जाती है. और टाइप 3 में जो एवी नोडल ब्लॉक होता है उसमें आपका एट्रिया और वेंट्रिकल डिफरेंट तरीकों से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है. जो टाइप 3 है और मोबिस टाइप 2 है, उनके अंदर आपको पेसमेकर लगाना पड़ता है, ठीक है? दिस वाज योर ब्रैडीकार्डियास जो हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, और यहाँ तक मेरे ख्याल से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था. फिर हम आए थे टैकीकार्डियास की तरफ. टैकीकार्डियास में हमने डिस्कस किए थे कि दो किस्म के होंगे, एक तो नैरो कॉम्प्लेक्स होगा और वाइड कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है? टैकीकार्डिया बेसिकली अबव 100, और नैरो कॉम्प्लेक्स में हमारे पास आ जाएंगे क्यूआरएस ग्रेटर देन 0.12 सेकंड्स और ब्रॉड कॉम्प्लेक्स में ग्रेटर देन 0.12 सेकंड्स. एक में लेस देन 1.2 सेकंड, एक में ग्रेटर देन 1.2 सेकंड्स, ठीक है? अब नैरो कॉम्प्लेक्स में जो हमने डिस्कस किए थे वो एफेब और ए फ्लटर था. ए फ्लटर में लूपिंग होती है, एफेब में लूपिंग नहीं होती. ए फ्लटर और एफेब को आप ऑलमोस्ट सेम तरीके से ट्रीटमेंट करते हो, लेकिन एफेब में आप ज्यादातर फोकस करते हो थ्रोम्बोप्रोफाइलेक्सिस में, रेट कंट्रोल पे और रिदम कंट्रोल में. और जैसे माहिन अयूब ने बोला कि प्रोक्सिमल को हम ड्रग रेजिस्टेंट केसेस में हम जाके ट्रीट करेंगे विद कैथेटर एब्लेशन. इनकी ट्रीटमेंट बहुत लंबी लंबी लिखी है. यू फील फ्री टू गो एंड सी दोस ट्रीटमेंट व्हाटएवर, जो भी करना करो, ठीक है? नैरो कॉम्प्लेक्स में जो हमने चीज मिस की थी, हमने साइनस टैकीकार्डिया, एफेब और ए फ्लटर कर लिया था, लेकिन हमने एसपीटी डिस्कस नहीं किए थे, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया जिसे हम कहते हैं. और हमारा पूरा रहता था ब्रॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर, जिसमें वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आते हैं, ठीक है? तो जो हमने जहां से हमने पिकअप करना है अपने कॉन्सेप्ट्स को, दैट इज फ्रॉम नैरो कॉम्प्लेक्स सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास. सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास का मतलब क्या है? Supraventricular tachycardias means which are above the ventricles, supraventricular tachycardias. अब जब वो above the ventricles होंगे तो इसका मतलब है एट्रिया के अंदर मसला होगा, एवी नोड के मसला होगा, एवी नोड से ऊपर ऊपर मसला होगा. और जब ये वाले मसले होंगे तो मोर और लेस ये वाले सारे नैरो कॉम्प्लेक्स के साथ आएंगे, बिकॉज आपके वेंट्रिकल्स तो बेसिकली इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है? तो एसवीटी इज गोइंग टू प्रेजेंट एज अ नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया. चलो अब आगे चलते हैं, एसवीटी डिस्कस करते हैं. अब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियस कैप्लन कहता है कि कैप्लन सेज कि ना हम सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियस में सबको डाल देते हैं.
बिकॉज ऑब्वियसली सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज मींस के आपके वेंट्रिकल से ऊपर, तो उसमें सारे आने चाहिए, एट्रियल फिब्रिलेशन, एट्रियल फ्लक्टर, मल्टीफोकल टैकीकार्डिया, साइनस टैकीकार्डिया, प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वो कहता है कि सारे डाल दो इसके अंदर, दिस इज व्हाट कैप्लन सेज, सही है। लेकिन जो आपकी डेविडसन है और जो आपकी स्टेप अप है, वो कहते हैं कि हम इसको ना सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास को वी पुट देम, जो कैप्लन कहते हैं ना प्रोक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, डेविडसन और स्टेप अप उसको कहते हैं कि हम इसको सिर्फ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास कहेंगे और हम इसमें 3 चीजें डालेंगे, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री-एंट्रेंट टैकीकार्डियास, एट्रियोवेंट्रिकुलर री-एंट्रेंट टैकीकार्डियास और एट्रियल टैकीकार्डियास, ठीक है। अब एक एट्रियल टैकीकार्डियास को भी भूल जाओ, एट्रियल टैकीकार्डियास में सारे वो आ जाते हैं, एफ वगैरह सब कुछ आ जाता है, सही है। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री-एंट्रेंट टैकीकार्डिया है और एवी री-एंट्रेंट टैकीकार्डिया है, इसको हम कहते हैं एवी एनआरटी एंड एवी आरटी टैकीकार्डियास, ठीक है। जो एवी एनआरटी है ना, दैट इज इन्वॉल्विंग योर एवी नोड, लेकिन जो एवी आरटी है ना, एट्रियोवेंट्रिकुलर री-एंट्रेंट टैकीकार्डिया, दैट इज नॉट इन्वॉल्विंग योर एवी नोड, और वो कहीं और से अपने रास्ते बनाता है वापस री एंट्री बनाने के लिए एट्रिया के अंदर, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को जरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, डिटेल में नहीं, बहुत कम डिटेल डिस्कस करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम है, जिसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, एंड दैट इज अ पार्ट ऑफ एवीआरटी, एट्रियोवेंट्रिकुलर री-एंट्रेंट टैकीकार्डियास। अब जो सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास होते हैं, they're basically caused by automaticity and re-entry. ये नैरो कॉम्प्लेक्स होंगे, हमें पता है कि कंडक्शन जो कंडक्शन एवी नोड के बिलो है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्यूआरएस रेगुलर रहेगा, और कंडक्शन पाथवेज जो अबव एवी नोड है वो सारी डिस्टर्ब होंगी, तो इसका मतलब है क्यूआरएस नॉर्मल रहेगा और उसके अंदर एक टैकीकार्डिया की फीलिंग आएगी, सही है। अब दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इज लाइक दिस, सही है। अब ना ही इट डजंट लुक लाइक एट्रियल फ्लक्टर, क्योंकि इसके अंदर सॉटूथ अपीयरेंस नहीं आ रही। इट डज नॉट लुक लाइक एफएब, क्योंकि इसमें इरेगुलर नहीं नजर आ रहा है आपको, ठीक है। अब जो आपका वो होता है साइनस टैकीकार्डिया, सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, और एक और था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास, दीज आर द थिंग्स जहां पे आपको बेसिकली कंफ्यूजन होती है, ठीक है। अब एसवीटी में बेसिकली क्या होगा कि आपका टैकीकार्डिया इंक्रीज किया हुआ है, तेज हुआ है, सही है, और इसमें लेकिन आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस बिल्कुल नॉर्मल हैं और दे आर लेस देन 0.12 सेकंड्स। दीज आर बोथ एसवीटीज। यहाँ पे कोई मसला तो नहीं है? इफ यू अंडरस्टैंड से यस। ठीक है, सबको समझ आ रही है? माहीन अयूब, सरमीन खावर, ज़िया शाहिद, आपको समझ आ रही होगी होपफुली, ठीक है, बस सही है, परफेक्टली फाइन। अब यहाँ तक हमने जिसके सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास को हमने डिस्कस कर दिया। अब सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास की दो टाइप्स हैं, एक है AVNRT और एक है AVRT। अब जो AVNRT है ना, दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास। इसमें जो सारी री एंट्री हो रही है ना, मतलब कि एवी नोड के थ्रू री एंटर करके इलेक्ट्रिकल रिदम्स वापस एट्रिया में जा रहे हैं सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास की वजह से, जिसकी वजह से वो आपके रिदम को इंक्रीज कर रहे हैं। ओवरऑल आपकी एसए नोड अलग प्रोड्यूस कर रही है, वो सारा कुछ जाता है एवी नोड के अंदर, एवी नोड से घूम फिर के वापस आता है आपका एट्रिया के अंदर, तो एट्रिया की री एक्साइटेशन बार बार हो जा रही है। दिस इज योर सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। पहले वो वेंट्रिकल में जाएगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल, वो घूम फिर के कंडक्शन पाथवेज पे ऐसा कोई मसला है कि वो घूम फिर के वापस आ जाएगा, सही है। अब AVNRT में क्या होता है कि आपका जो एवी नोड है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। अब एवी नोड के अंदर किस तरह के मसले होते हैं, सही है। अब एवी नोड में इसमें क्या होगा कि ना, री एंटर सर्किट बन जाएगा जो डीपोलराइज करेगा एट्रियम को और वेंट्रिकल्स को साथ साथ। AVNRT की बात कर रहे हैं, एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों साथ साथ डीपोलराइज होंगे, और इसकी वजह क्या होती है, क्योंकि इसमें ना दो पाथवेज बन जाते हैं। एक तो नीचे पाथवे जा रहा है जो आपका जा रहा है वेंट्रिकल्स के अंदर, ठीक है, एवी नोड से एक पाथवे जा रहा है आपका वेंट्रिकल्स के अंदर, उसमें एक ऐसा पाथवे आ जाता है जो सुपीरियर ऊपर की तरफ जाना शुरू करता है एट्रिया के अंदर, ठीक है। तो दो पाथवेज बन गए एवी नोड के अंदर इंस्टेड ऑफ वन व्हिच वाज सपोज्ड टू बी कि वो सिर्फ वेंट्रिकल को लेके जाए, लेकिन उसने एक फैसला किया एवी नोड ने कि मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऊपर भी ट्रांसमिट करना शुरू कर देता हूँ। तो जो ऊपर जा रहा है वो फास्ट पाथवे है और जो नीचे जा रहा है वो इंफीरियर पाथवे है, ठीक है। तो ये दोनों पाथवेज एक साथ कंडक्ट करते हैं
ठीक है। और ना इसमें क्या होगा कि फिर इवेंचुअली आपका एक नैरो कॉम्प्लेक्स सिस्टम का टैकिकार्डिया आ जाएगा और पी वेव्स आपकी गायब हो जाएंगी, क्योंकि जब एट्रिया और वेंट्रिकल साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पी वेव्स बरी हो जाएंगी और बरीड हो जाएंगी वो क्यूआरएस के अंदर। ठीक है, तो इसमें दो बेसिकली पाथवेज आपके बन गए नोड के अंदर, एवी नोड के अंदर। एक सुपीरियर पाथवे जो एट्रिया की तरफ जा रहा है जो तेज है, और जो इंफीरियर पाथवे है वो स्लो है। अब एवी नोड में गया कोई करंट, उसने एक सिग्नल दिया एट्रिया को और एक सिग्नल दिया वेंट्रिकल को, और तेज तेज ये सिग्नल क्रिएट हो रहे हैं जिसकी वजह से सारी पी वेव्स आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बरी हो गई हैं। ठीक है, तो दिस इज अ प्रॉब्लम विद योर एवी नोड, ये एवी नोडल रीएंट्रेंट है। ठीक है, अब जो दूसरा है ना एट्रियोवेंट्रिकुलर रीएंट्रेंट, इसमें एक्सेसरी पाथवे बन जाता है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल। अब इसमें एवी नोड को वो पाथवे यूज नहीं करेगा। एवी नोड पहले तो एवी नोड की पाथवे यूज कर रहे थे ना कि एक ऊपर जा रहा है एक नीचे आ रहा है। अब इसमें क्या है एवीआरटी में कि आपका जो एक्सेसरी पाथवे इट डज नॉट इन्वॉल्व योर एवी नोड। ये आपका क्या करेगा कि ये आपका साइड से कहीं से सारी पाथवे लेकर जाएगा आपका एट्रिया के अंदर। जो ये वाला एसवीटी है ना जिसमें एक्सेसरी पाथवे बनता है, उसको कहते हैं हम वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ईसीजी में आपको नैरो कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डिया नजर आएगा क्योंकि तेज तेज आपके हार्ट रेट बीट कर रहा होगा। पी वेव्स कभी कभार नजर आती हैं, कभी कभार नजर नहीं आती। तो द ओनली थिंग यू हैव टू रिमेंबर, यहाँ पे इसकी डिटेल्स में बिल्कुल मत जाओ, इसमें कोई नहीं पूछता, मैंने बहुत सिंप्लीफाई करके इसको लिखा है सारा। इसकी फालतू डिटेल्स हर जगह दी हुई हैं, बिल्कुल इरेलीवेंट है, बिल्कुल बकवास है। द ओनली थिंग दे कैन आस्क यू कि एवीएनआरटी में आपके एवी नोड के दो पाथवेज होते हैं। एवीआरटी में एवीआरटी के अंदर आपका क्या होता है कि आपकी एक अलग पाथवे बन जाती है, एक्सेसरी पाथवे बन जाती है, विच इज इररिस्पेक्टिव ऑफ द एवी नोड। ठीक है, बस इस चीज को याद रखो। एवीआरटी में डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम इन्वॉल्व होता है। सही है। अब यहाँ पे देखो, दिस इज योर एवीआरटी एंड एवीएनआरटी। एवीआरटी ना देखो, ये बंडल ऑफ केंट एक बना हुआ है यहाँ पर। एवीआरटी में क्या होगा कि एक एनोमिनस पाथ से बन जाएगी एट्रिया वेंट्रिकल के बीच में, इसको कहते हैं बंडल ऑफ केंट। इसके थ्रू ये सारी लूपिंग हो रही है, इसके थ्रू सारे री एंट्रेंट सर्किट जा रहे हैं, घूम फिर के जा रहे हैं आपके वेंट्रिकल से एट्रिया के अंदर, बिकॉज यहाँ पे एक बंडल ऑफ केंट बन गया है। लेकिन जो एवी नोडल री एंट्रेंट होता है ना, जो उसमें ना कोई एनाटॉमिकल पाथवे नहीं है, लेकिन एक फंक्शनल पाथवे बन जाती है एवी नोड के अंदर, जो ऊपर की तरफ वापस लेके जा रही होती है सिग्नल। ठीक है, दोनों में नैरो कॉम्प्लेक्स होगा, विदाउट विजिबल पी वेव्स होगा। डिस्टिंग्विश करना मुश्किल होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक क्राइटेरिया के ऊपर। ठीक है, एवी एनआरटी और एवी आरटी में समझ आ गया है? यस, बोथ ऑफ देम सेम बीट एट द सेम टाइम, मोर और लेस। यस, लेकिन पता है डिपेंड करता है, क्योंकि ना देखो माहीनयूब इसमें, दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क। जो एवी एनआरटी होते हैं ना उसमें तो पक्के वो साथ ही बीट करेंगे। ठीक है, जो एवी आरटी है ना उसके आगे, अब देखो कॉम्प्लेक्स पाथवे कहाँ कहाँ पर है, सोचो। इफ द कॉम्प्लेक्स पाथवे इज हियर एवीआरटी के अंदर, इफ द कॉम्प्लेक्स पाथवे इज समवेयर एल्स, इट डिपेंड्स ऑन द कॉम्प्लेक्स पाथवे जो बंडल ऑफ केंट है, कि आपका जो बेसिक है जो एट्रिया और वेंट्रिकल की बीटिंग टाइम, whether it's going to be together or not। अब हम जब करेंगे ना एवीआरटी की जो टाइप है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, उसके अंदर तुम रियलाइज करोगे कि समटाइम्स दे बीट टुगेदर एंड समटाइम्स दे डोंट। ठीक है, मैं भी आगे तुम्हें दिखाता हूँ, वो यू विल अंडरस्टैंड बेटर जब हम एवीआरटी की टाइप्स करेंगे। एसपीटीज की जो ट्रीटमेंट होती है ना, इसको याद रखना, ये एमसीक्यू आता है हमेशा। सुपर ये एमसीक्यू बड़ा कॉमन नहीं आता है, बस तुम्हें कॉन्सेप्ट्स में बेसिक कॉन्सेप्ट्स और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ मैं, बाकी कुछ नहीं बता रहा। इसमें बाकी बहुत सारी बकवास लिखी है, वो तो बिल्कुल इरेलीवेंट है, उसको पता होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करोगे, अक्यूट एपिसोड्स में तुमने साइनस मसाज और आईवी एडिनोसिन देनी है। आईवी एडिनोसिन याद रख लो, तुमने वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में भी देनी है, और तुमने इसको एसवीटी के अंदर भी देनी है। ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस साइनस मसाज है, कैरोटिड साइनस मसाज और एडिनोसिन है। अगर फेल कर जाता तो बीटा ब्लॉकर्स और सीसीबीज दे दोगे, रिकरेंट के लिए आप कैथेटर एब्लेशन कर लोगे, अगर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है तो शॉक दे दोगे। ठीक है, मगर याद रखो कि आईवी एडिनोसिन इज द ट्रीटमेंट ऑफ योर एसवीटीज। ये एसवीटी की डायग्राम तुम्हारे उसमें आएगी, क्या कहते हैं एसवीटी की जो क्या कहते हैं ईसीजी है तुम्हारे ऑस्पी में आएगी। इट्स गोइंग टू बी गिवन देयर, उसमें थोड़ा सा इरेगुलर किस्म का रिदम भी होगा, लेकिन वो एसवीटी की तरह प्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, आईवी एडिनोसिन इसमें आप देते हो। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू ट्रीट योर एसवीटी, आईवी एडिनोसिन याद रखना। अब चलते हैं वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के ऊपर। ठीक है,
इसमें क्या है कि ना प्री मैच्योर एक्साइटेशन हो रही है आपके वेंट्रिकल्स की, क्योंकि एक एक्सेसरी पाथवे बन गया है एट्रिया के अंदर जिसको कहते हैं हम बंडल ऑफ केंट। अभी मैंने तुम्हें दिखाया था, दिस वाज द बंडल ऑफ केंट, ये वाला बंडल ऑफ केंट। अब क्या होता है कि ना एसए नोड से घूमता घूमता ना, एसए नोड से बंडल केंट, एसए नोड से घूमता घूमता ना ये क्या करता है कि ना ये एवी नोड से पहले ना बंडल ऑफ केंट पे जाके ना आपके पूरे वेंट्रिकल्स को ना ये एक्साइट कर देता है। ठीक है, एक एक्स्ट्रा पाथवे बन गया है, एक्सेसरी पाथवे बन गया है। ये आपके एवीआरटी की टाइप है, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्रीमेच्योर एक्साइटेशन होगी वेंट्रिकल के थ्रू द एक्सेसरी पाथवेज। ये टाइप ऑफ एवीआरटी एसवीटी है। ईसीजीज में क्या होगा, ऑब्वियसली पीआर इंटरवल शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि आपके वेंट्रिकल्स पहले एक्साइट हो जाते हैं। स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स कहते हैं। यस, AV nodal delay is bypassed. Very good. AV nodal delay is bypassed. Zaira, I'm going to come to you after this question. I'm going to come to you. Zaira, तुम्हारा एक क्वेश्चन है, मैं बाद में इसका जवाब देता हूँ। I might not take the ECG क्लास क्योंकि ECG में सब कुछ तो पढ़ा दिया मैंने, और क्या पढ़ाना है तुम लोग को। अभी इसके बाद क्लास के बाद डिसाइड करते हैं इस चीज को। अच्छा, शॉर्ट एंड पीआर इन इंटरवल होगा, स्लरिंग ऑफ द क्यूआरएस होगी। स्लरिंग ऑफ द क्यूआरएस का मतलब है कि ये टेढ़ा सा होगा। क्यूआरएस आमतौर पे यूं सीधा करके सीधा होता है ना यूजुअली, यहाँ पे एक इंडेंटेशन सी आ जाएगी, इसको हम डेल्टा वेव कहते हैं। ठीक है, और साथ में आपकी वाइडनिंग ऑफ दी क्या कहते हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में वाइडनिंग ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होती है। आई डोंट नो ये वाइडनिंग क्यों होती है, लेकिन ये होती है, इसकी मुझे लॉजिकल रीजन समझ नहीं आई थी व्हेन आई वाज ट्राइंग टू फाइंड आउट कि वाइडनिंग क्यों हो रही है क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस की इन वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। मगर दी थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर इज कि एक एक्स्ट्रा पाथवे बन गया है बंडल ऑफ केंट, जिसकी वजह से एट्रिया जल्दी आपके वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जब वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वेंट्रिकल्स को, तो उससे क्या होता है कि आपका पीआर इंटरवल छोटा हो जाता है, साथ में स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस होती है जिसकी वजह से डेल्टा वेव बनती है। डेल्टा वेव है जिसके ऊपर एरो आ रहा है, और वाइडेंड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हो जाते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ योर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम अकर्स। अब नाउ लुक एट दिस। ठीक है, ये एक नॉर्मल बंदा है जिसकी एसए नोड से यहाँ पे आपकी गई है, क्या कहते हैं, एट्रिया में कॉन्ट्रैक्ट किया, एवी नोड में गया, एट्रिया को उसने आराम से कॉन्ट्रैक्ट किया। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर क्या हुआ है कि उसके एसए नोड से घूमती घूमती ना वो बंडल ऑफ केंट्स के थ्रू ना जल्दी आपके वेंट्रिकल्स में चली गई है। जब वो जल्दी आपके वेंट्रिकल्स में चली जाती है ना, व्हेन इट गोज टू योर वेंट्रिकल्स रियली फास्ट, तो वो कॉन्ट्रैक्ट जल्दी कर जाएंगे और आपका पीआर इंटरवल छोटा हो जाएगा, स्लरिंग ऑफ क्यूआरएस हो जाएगी और डेल्टा वेव्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज योर वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। अब वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के साथ साथ हम सब चीजें रिवाइज करेंगे ना। अब दिस इज योर डायग्राम शोन इन, क्या कहते हैं, योर डेविडसन। डेविडसन में उसने वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के 3 किस्म की टाइप्स बताई हैं। एक होता है साइनस रिदम वाला वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, एक होता है ऑर्थोड्रोमिक टैकीकार्डिया के साथ, और एक होता है एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ठीक है, दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। और पहले हमने एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया था, वो हमने डिस्कस कर लिया था कि आपका क्या कहते हैं, बार बार आपका एवी नोड आपकी वापस सिग्नल भेज रहा है आपके एट्रिया के अंदर, और आपके एसए नोड और पूरे एट्रिया को बार बार कॉन्ट्रैक्ट करा रहा है, और वही घूम फिर के वापस एवी नोड में जा रहे हैं, और ओवरऑल आपका एसपीटी का इस तरह का साइन नजर आएगा। तो हमने एवी नोडल रीएंट्रेंट टैकीकार्डिया तो हमने डिस्कस कर लिया था, ये हमें नजर आ रहा है। ठीक है, एवी नोड मस्त है। अब हम जब एक्सेसरी पाथवेज आते हैं और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम आता है, तो 3 किस्म की प्रोड्यूस करता है। पहला है साइनस रिदम। ठीक है, अब साइनस रिदम में क्या हो रहा है कि ना जो आपके वेंट्रिकल्स है ना, वो डीपोलराइज हो रहे हैं एवी नोड के थ्रू भी, नंबर 1, और नंबर 2 वो डीपोलराइज हो रहे हैं आपके एक्सेसरी पाथवे के थ्रू। इसमें वही सारी कॉमन बातें हो जाएंगी। इसमें शॉर्टेंड पीआर इंटरवल नजर आएगा, वाइडेंड क्यूआरएस नजर आ जाएगा, नजर आ रहा है तुम लोगों को, और डेल्टा वेव, ये जो इंडेंटेशन सी बनी हुई है डेल्टा वेव वाली, ये नजर आ जाएगी। ठीक है, दिस इज योर साइनस रिदम वाली वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। एक एवी नोड के थ्रू गया और एक बंडल ऑफ केंट के थ्रू गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एक ऑर्थोड्रोमिक टैकीकार्डिया। ये वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है इतना ज्यादा पूरा कुछ, ये मैं इससे बहुत हल्का हल्का समझा रहा हूँ, ज्यादा इसकी डिटेल्स में नहीं जा रहा, ये बुक में लिखा है इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि 3 तरह से प्रेजेंट करता है। बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, इसकी सारी डिटेल्स मत पढ़ना, ख्वार मत होना, अपने आप को ख्वार मत करना। और मैं सारा इस स्लाइड्स भी इसलिए नहीं बनाई क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसकी ट्रीटमेंट और इसकी रिकग्निशन बस इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ऑर्थोडोमिक में क्या होता है कि ना, ये मोस्ट कॉमन टैकीकार्डिया होता है वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम में।
अब इसमें क्या होता है कि जो री एंट्रेंट सर्किट है ना, वो एंटेरोग्रेडली पास करता है एवी नोड से और रेट्रोग्रेडली पास करता है एक्सेसरी पाथवे में। मतलब कि एंटेरोग्रेडली चला गया आपका एवी नोड से आपके वेंट्रिकल्स के अंदर, और एक्सेसरी ग्रेड से वो रेट्रोग्रेडली आपके वापस एट्रियम में आ गया। तो एक लूप बन गया और वो गोल गोल लूप घूम रहा है और आप एक टैकीकार्डिया में चले गए हो। इसको हम ऑर्थोड्रोमिक टैकीकार्डिया कहते हैं। इससे क्या होगा कि नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा, बिकॉज वेंट्रिकल्स तो डिपोलराइज हो रहे हैं नॉर्मल तरीके से ना। पहले वाले में तो दो तरीके से डिपोलराइज हो रहे थे ना साइनस रिदम में, तो उसमें वाइड क्यूआरएस हो रहा था। जो सी वाला है ना, इसमें नॉर्मल क्यूआरएस हो गया, क्योंकि वो नॉर्मली डिपोलराइज हो रहे हैं और वो गोल गोल घूमे जा रहा है। सही है। तो इसमें क्या है कि आपका एट्रिया भी अलग तरह से कॉन्ट्रैक्ट करेगा और आपका वेंट्रिकल भी अलग तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो अपनी कॉन्ट्रैक्शन को साथ साथ फॉलो करेंगे जो उनका नॉर्मल तरीका है कॉन्ट्रैक्ट करने का। ये ऑर्थोड्रोमिक हो गया। पहले वो गया एवी नोड से, वापस वो एंटर हुआ आपके एक्सेसरी पाथवे से और इसने एक लूप बना लिया। सही है। अब जो आखिरी वाला है ना एट्रियल फिब्रिलेशन का, इसमें क्या हो रहा है कि ना कि आपकी एफएफ अकर कर रही है आपके एट्रिया के अंदर, और जो आपके वेंट्रिकल है ना वो ज्यादातर डिपोलराइज हो रहे हैं एक्सेसरी पाथवे के थ्रू। इरेगुलर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया होगा। इसको प्री एक्साइटेटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि डेंजरसली रैपिड वेंट्रिकल रेट प्रोड्यूस करता है एक्सेसरी पाथवे के थ्रू, और क्योंकि आपकी जो रेट लिमिटिंग एबिलिटीज होती है ना एवी नोड की, वो खत्म हो जाती हैं। और एक्सेसरी पाथवेज, बिकॉज एक्सेसरी पाथवे का मसला ये होता है कि ना वो ना रिपोलराइजेशन और उसका जो रिलैक्सेशन टाइम है ना वो कम होता है। तो इसकी वजह से ना बार बार जो एफएफ के सारे सिग्नल्स है ना वो आपके वेंट्रिकल्स में जाते हैं, और अजीब किस्म का ये एक्सेसरी पाथवे के थ्रू जो बन रहा है ना टैकीकार्डिया, ये प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम दैट यू आर गोइंग टू सी। एक में साइनस रिदम हो जाएगा, एक में ऑर्थोडोमिक टैकीकार्डिया हो जाएगा, एक में एट्रियल फिब्रिलेशन होगा। ये सारे एवीआरटी की टाइप्स हैं, और सारों के अंदर ये डिफरेंट किस्म के तरीके से प्रेजेंट करते हैं, और सारे दे आर, बस तुम्हें इन लोगों का इन सब का आइडिया होना चाहिए कि एक में साइनस रिदम है, एक में ऑर्थोडोमिक टैकीकार्डिया है, और एक में एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ वुल्फ पार्किंसन हो रहा है। ठीक है। What is the etiology of bundle of Kent? Why are these formed? एटियोलॉजी यार हमेशा बहुत सारी किस्म की होती है। वो VWP ना WPW ना कभी कभार कंजेनिटल होता है, कभी कभार एक्वायर्ड होता है। ठीक है। तो इट इट वेरीज फ्रॉम, क्या कहते हैं, कभी कभार एक्सेसरी पाथवेज आपकी कंजेनिटली बनी हो जाती हैं। ठीक है। कभी कभार एक्वायर्ड होती हैं, इन्फाक्शन की वजह से हो जाती हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। जैसे मेरे अब्बू की ना क्या कहते हैं एक्वायर्ड पाथवेज बनी हुई हैं। जब भी उनको एफएब होता है ना तो उनका वीटेक का खतरा बढ़ जाता है, तो हमें उनको एमाइड्रॉन की डोजेस ज्यादा देनी पड़ती है, क्योंकि एफएब की वजह से उनका वीटेक का खतरा बढ़ जाता है। तो वीटेक को कंट्रोल करने के लिए हम अमीड्रॉन यूज करते हैं। तो उनके एक्सेसरी पाथवेज इन्फेक्शन की वजह से बने हुए हैं ऑलरेडी। ठीक है। जहां तक समझ आ गई है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन तो मुझसे पूछें। आस्क मी एनी क्वेश्चंस। Can you please tell that accessory pathway are always above AV node or can be below in ventricles? यार accessory pathways are between, क्या कहते हैं, AV node से ऊपर नीचे का कोई मकसद नहीं इसमें। They can be at the level of AV node, they can be above it, they can be below it, मगर the basic purpose के ये atria और ventricles के बीच में accessory pathways, इनका AV node से कोई खास ताल्लुक नहीं है इतना। ठीक है। Anyone has any other question? समझ आ रही है? बिकॉज ये सारी बहुत टफ किस्म के कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो एरिथमियाज है ना, बंदे का दिमाग खराब कर देते हैं। Say yes if you understand so that we can go on. हाँ, सुप्रावेंट्रिकल आमतौर पे देखो, पता है प्रॉब्लम क्या है कि एक्सेस जब भी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स इसलिए बन रहा है क्योंकि ना आपका एक्सेसरी पाथवे के मसले होते हैं। जब एक्सेसरी पाथवे के थ्रू जाएगा ना तो वो नॉर्मल उसका जो होता है ना, क्या कहते हैं, कंडक्शन पाथवे, जब वो फॉलो नहीं होता तो आमतौर पे वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स इस वजह से हो जाता है। इट्स बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बिकॉज कि वो अबव है या नीचे है, इट्स बेसिकली कि इट इज फॉलोइंग अ डिफरेंट कंडक्शन पाथवे बिकॉज ऑफ द एक्सेसरी पाथवे। ठीक है। दैट इज व्हाई वो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आमतौर पे होता है। Why is there no p fibrillatory waves in WPW?
क्योंकि इसमें ये होता है कि आपका ना फिब्रिलेटरी वेव्स इसलिए नहीं आती बिकॉज कि आपका एट्रियल फिब्रिलेशन में इतनी जोर जोर से वो कर रहा होता है, बीट की वो सारी एक्सेसरी पाथवेज से घुसकर आपके वेंट्रिकल्स को इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना कि वो जो सारी फिब्रिलेटरी पी वेव्स है ना, दे ऑल गेट buried and they all get masked in the contraction of the ventricular waves. ठीक है, वेंट्रिकुलर्स की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है ना उसको सारी उसको छुपा देती है एट्रियल फिब्रिलेशन वाली पाथवेज को। ठीक है, तो ये फर्क है। किसी ने पूछा था कि साइनस मसाज इज हेल्पफुल इन क्या कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। आई डोंट थिंक सो। साइनस फिब्राश टैकीकार्डियाज में आप करते हो, ठीक है यार। बंडल ऑफ कैंट कैन फॉर्म, वैसे बंडल ऑफ कैंट आमतौर पे राइट साइड पे होता है, लेकिन बाकी जो आपके एक्सेसरी पाथवेज होते हैं ना वो उनके और नाम होते हैं, लेकिन एक्सेसरी पाथवेज हर जगह फॉर्म हो सकते हैं, कहीं भी फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सीन है। नॉट नेसेसरी कि राइट साइड पे हो, लेकिन बंडल ऑफ कैंट को यूजुअली राइट साइड का ही बोलते हैं आमतौर पे। ठीक है, आई थिंक वी डन। हम आगे चलते हैं। एट्रियल फिब्रिलेशन में साइनस मसाज इज नॉट दैट हेल्पफुल। अच्छा, ट्रीटमेंट क्या है आपकी? क्योंकि आपका टैकीकार्डिया है ना, देखो जब भी वीटैक होगा ना और जब भी आपका एसपीटीज होंगे तब आपने कैरोटिड साइनस मसाज और आईवी एडिनोसिन देनी है। एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर ना आपका वीटैक और ये सब चीजें नहीं हो रही, उसमें आप सीधा उसको कार्डियोवर्जन की तरफ लेके जाओगे। कैरोटिड साइनस मसाज का उसमें कोई खास फायदा नहीं होता। ट्रीटमेंट इसमें जो है, जो आप इसकी करते हो, क्या कहते हैं, वुल्फ पार्किंसन वाइस सिंड्रोम की होती है। अगर वो हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है या उसको एट्रियल फिब्रिलेशन है तो आपने उसकी फटाफट डीसी कार्डियोवर्जन कर देनी है। अगर उसको सिर्फ ओनली टैकीकार्डिया है तो तुमने उसको साइनस टैकीकार्डिया, जिसको साइनस अरिथमिया कह रहे थे, उसके अंदर सिर्फ कैरोटिड साइनस मसाज और आईवी एडेनोसिन देना है। सिम्टोमेटिक पेशेंट है और तो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आके कैथेटर एप्लेशन हो जाएगी। और एंटी एरिथमिक ड्रग्स आप दे सकते हो, फ्लेकेनाइड दे सकते हो, प्रोपेफिनॉन दे सकते हो, ये दे सकते हो। जो याद रखना कि वुल्फ पार्किंसन वाइस सिंड्रोम में टैकीकार्डिया है तो कैरोटिड साइनस मसाज और आईवी एडेनोसिन लिख दोगे तो तुम्हारा काफी मसला हल हो जाएगा। आमतौर पे ना इसके ऊपर एमसीक्यूज ही आते हैं। अगर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल और एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ होगा तो डीसी कार्डियोवर्जन कर देना, लेकिन मोर और लेस तुमसे वो हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम कैरोटिड साइनस मसाज और आईवी एडेनोसिन लिखोगे, एसपीटीज के अंदर भी और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर भी। ठीक है, सिम्टोमेटिक पेशेंट के अंदर ना, सॉरी गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह, सिम्टोमेटिक पेशेंट्स के अंदर तुमने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में तुमने कैथेटर एप्लेशन करनी है, ये बात याद रखना। वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर ड्रग्स जो अवॉइड करनी है वो डाइजॉक्सिन और वेरापामिल है, क्योंकि ये आपके रिफ्रैक्टरी पीरियड जो एक्सेसरी पाथवे है उसको शॉर्टन कर देगी और ये आपके जो एरिथमियाज हैं उनको इंक्रीज कर देंगी, क्योंकि वो रिफ्रैक्टरी पीरियड जो आपके एक्सेसरी पाथवे का बना हुआ है वीडब्ल्यूपी सिंड्रोम में, डब्ल्यूपीडब्ल्यू सिंड्रोम में, उसको वो खत्म कर देगी और एक्साइटेशन इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रीटमेंट है आपकी WPW सिंड्रोम की। These are very tough बकवास किस्म के एरिथमियाज, we all hate them. I hope कि तुम्हें जो SVTs हैं और WPW समझ आ गया है। कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछिए। When patient is stable after treatment, we ablate to prevent recurrence or continue meds. It depends, अगर आपका पेशेंट स्टेबल है ट्रीटमेंट के बाद और फिर भी वो सिम्टोमेटिक आ रहा है तो आपने उसकी एब्लेशन कर देनी है, वरना यू कैन ऑलवेज कंटिन्यू देम ऑन मेड्स एज वेल। ठीक है, अगर वो सिम्टोमेटिक है ना और उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ रिड्यूस हो रही है तो फिर आप कैथेटर एब्लेशन करते हो, बिकॉज कैथेटर एब्लेशन के ना अपने भी बहुत सारे मसले होते हैं और कोमोर्बिडिटीज उसके साथ एसोसिएटेड होती हैं, तो वी ओनली डू इट इन पेशेंट्स हु आर सिम्टोमेटिक। ठीक है, तो ये सीन होता है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा, जो आपका WPW है ना, इसमें ना आप प्रोकेना इसमें ना, हाँ ठीक है, बस सही है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, लेट्स गो आगे। अब जो हमने चीजें डिस्कस कर ली है ना एरिथमियाज में, हमने पूरे ब्रेडिकार्डियाज हमने डिस्कस कर लिए, वो हमने आज सुबह भी रिवाइज किए थे, अभी थोड़ी देर पहले भी रिवाइज किए थे। एरिथमियाज में हमने टैकीकार्डियाज के अंदर हमने नैरो कॉम्प्लेक्स वाले सारे कर लिए। ठीक है, AFib, फ्लटर, SVTs और साइनस टाइकार्डियाज हमने सारे कर दिए। हमें पता है कि इनके अंदर क्या क्या होना है, हमें सबकी ECGs भी पता है, हमें सब कुछ पता है इनके बारे में, वी हैव नो इश्यूज विद दैम। अब जो हम आते हैं ना, विच आर कॉल्ड द ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज। ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डियाज में तुम्हारे आएंगे वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। ठीक है, इसमें आता है वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस। इन दोनों के अंदर आपके QRS कॉम्प्लेक्सेस ग्रेटर देन 0.12 सेकंड्स हो जाते हैं।
ये जनरलाइज्ड इसकी आपकी क्या कहते हैं, दिस इज योर जनरलाइज्ड क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा था ना कि एसवीटी के अंदर भी कुछ ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आ रहे थे, तो वो भी फॉल करते हैं ब्रॉड कॉम्प्लेक्स के अंदर। मगर व्हेनेवर वी जनरली टॉक अबाउट ब्रॉड कॉम्प्लेक्स टैकिकार्डियाज है तो हम वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस की बात कर रहे होते हैं आमतौर पे, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली जनरलाइजेशन। इन सब के अंदर थोड़े बहुत बीच में ना अनोखे केसेस हैं, जैसे हमने एसवीटी में डिस्कस किया था अभी। आगे चलते हैं। अब सडन कार्डियक डेथ क्यों होती है? सडन कार्डियक डेथ इज सडन लॉस ऑफ हार्ट बीट, ठीक है। अब इसकी दो किस्म की कॉजेज होती हैं, either it is going to be a shockable rhythm or it's going to be a non shockable rhythm. शॉकेबल रिदम जिसके अंदर आप झटका दे सकते हो, उसको डिफिब्रिलेट कर सकते हो, उसको कार्डियोवर्ट कर सकते हो, उसमें आपकी वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आती है और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज आते हैं, ठीक है। इनको आप शॉक दे सकते हो। वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियाज में एक और टाइप आती है, उसे हम कहते हैं टॉर्साइडस दे पॉइंटस, ठीक है। ये चीजें आपकी शॉकेबल रिदम्स होते हैं। जो नॉन शॉकेबल रिदम्स होते हैं उसमें आपकी एसिस्टोली आती है और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल कार्डिक एक्टिविटी आती है, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है। एसिस्टोली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल कार्डिक एक्टिविटी में आप अपना बेसिक लाइफ सपोर्ट वाला करोगे फॉलो, जिसमें आप 30 उसको चेस्ट कंप्रेशन दोगे और 2 उसको ब्रेथ्स दोगे, ठीक है। और फिर आप उसको असेस करोगे कि उसका रिदम आया है कि नहीं आया है। एंड सेम गोज फॉर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। इसका पूरा एक कॉम्प्लेक्स तरीका है जिसमें आपने बीएलएस और एटीएलएस, इसमें बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट वाला जो पूरा प्रोग्राम है वो फॉलो करना है दोनों केसेस में, शॉकेबल में भी और नॉन शॉकेबल में। उसको हम आगे डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो गई हैं अभी, जरा आपने गेट रेडी फॉर ऑल ऑफ दीज। अब कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में क्या फर्क है? ये बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बातें हैं, ठीक है। एफएब में आप कार्डियोवर्ट करते हो पेशेंट को, लेकिन जब भी आपको वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन होती है या आपका पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है तो आप डिफिब्रिलेशन यूज करते हो। कार्डियोवर्जन और डिफिब्रिलेशन में क्या फर्क है? कार्डियोवर्जन इज सिंक्रोनाइज्ड, मतलब आपका ना क्यूआरएस जब आता है ना तब वो आपने लगाना है, ठीक है। और डिफिब्रिलेशन होती है वो नॉन सिंक्रोनाइज्ड होती है। डिफिब्रिलेशन आप कार्डिक अरेस्ट में यूज करते हो। कार्डिक अरेस्ट में आपकी बेसिकली वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन आती है और पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया आता है। और जो कार्डियोवर्जन होती है वो आप पेरी अरेस्ट टैकिअरिथमियाज में करते हो, अनस्टेबल जिसमें होता है पेशेंट, जिसमें फॉर एग्जांपल एसवीटी आ गया आपका कार्डियोवर्जन में आएगा, आपका एट्रियल फिब्रिलेशन कार्डियोवर्जन में आएगा, ये सब कुछ आएगा, ठीक है। कार्डियोवर्जन में लो एनर्जी जॉइस करते हो और आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाते जाते हो, और डिफिब्रिलेशन में आप सीधा जोर का करंट मारते हो बहुत बंदे को, ठीक है। तो ये फर्क है डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन में। अब हम कार्डियोवर्जन क्यों करते हैं? अब सिंक्रोनाइज्ड हमारे साथ सिंक्रोनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? अगर तुम सोचो कि तुम एक बंदा की बीट आ रही है प्रॉपरली और वो वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन में जा रहा है, वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन में अगर तुमने उसको कार्डियोवर्ट कर दिया या उसको डिफिब्रिलेट कर दिया, डिफिब्रिलेशन कर दी उसकी, तो वो तो फटाफट रिपोलाइज जो उसका वेंट्रिकल था वो एकदम से डिपोलाइज हो जाएगा और वो पूरा का पूरा वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में चला जाएगा या वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में चला जाएगा, ठीक है। तो एक पेशेंट को ऑलरेडी एफएब हुआ हुआ है, तुमने उसका रिपोलाइजेशन के दौरान, वेंट्रिकुलर रिपोलाइजेशन के दौरान तुमने उसको डिफिब्रिलेट कर दिया, तो वो ऑब्वियसली वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया से वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे कार्डियोवर्जन इंपॉर्टेंट होती है काफी सारे एरिथमियाज के अंदर, जस्ट बिकॉज यू हैव टू अवॉइड मोर एरिथमियाज फ्रॉम अकरिंग। तो व्हाट यू डू इज कि आप उसको सिंक्रोनाइज कर देते हो उसके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस के साथ, ताकि जहां पर वो कार्डियोवर्जन जिस जिस टाइम फ्रेम में रिक्वायर्ड है ना वो वहां पर की जाए, ठीक है। तो कार्डियोवर्जन कहाँ कहाँ पे करोगे? एसपीटीज में करोगे, एट्रियल फिब्रिलेशन में करोगे, एट्रियल फ्लटर में करोगे, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन करके करोगे। लेकिन डिफिब्रिलेशन तुमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में करनी है या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में करना है। इस चीज को याद रखना। डिफिब्रिलेशन किस में यूज करते हैं? आप वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में यूज करते हो या पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में यूज करते हो। डिफिब्रिलेशन और कार्डियोवर्जन समझ आ गई, दोनों में फर्क समझ आ गया? से यस। ठीक है, बिलावल को समझ आ गया। अमीन तुम्हें समझ आ रही है सब कुछ आज? पल्सलेस नॉन शॉकेबल थे। मैं बताता हूँ, देखो
नॉन शॉकिंग में तुम्हारी एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आती है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास चाहे वो पल्सलेस हो चाहे वो नॉन पल्सलेस हो, वो शॉकेबल एट द एंड ऑफ द डे होते हैं। कभी कभार वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियास ना आपके पल्सलेस भी होते हैं, वो आपको फिर ईसीजी से पता लगता है कि ओहो ये तो इसको वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो रहा है, लेकिन आपको पल्सेस की फील नहीं हो रही थी। उसमें आप शॉक दे सकते हो, उसमें यू कैन गिव द शॉक। ठीक है, शॉकेबल और नॉन शॉकेबल पेशेंट में आप बेसिकली आप उनकी पल्स चेक करते हो और दूसरा आप उसका चेक करते हो कि जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ना है, ईसीजी की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, उसको आप चेक करते हो बेसिकली। जब आप ईसीजी करते हो ना, जब आपका पेशेंट आता है इमरजेंसी के अंदर, तो आप ईसीजी लगाओगे तो आपको नजर आ जाएगा कि वो एसिस्टनी में है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज में है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में है, सब कुछ पता लग जाएगा आपको। ठीक है, अब याद रखना, जो जिस जिस वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया में पल्स आ रही होगी ना, उसमें तुम्हें कार्डियोवर्जन ही करनी है। जो पल्सलेस आपका वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसमें डिफिब्रिलेशन करनी है। ठीक है, ये फर्क है। जो पल्स वाला वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है उसमें कार्डियोवर्जन ही करनी है। आगे चलते हैं। बिफोर वी गो ऑन टू वेंट्रिकुलर टैकीकार्डियाज और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशंस, हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स। ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका कोई खास फायदा नहीं है पढ़ने का। ये तुम्हारी डेविडसन के अंदर दिया हुआ है, बहुत लंबा इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन कर दी हुई है, कोई खास किसी ने जिंदगी में आज तक नहीं पूछा ये। इससे बस ये होता है कि वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स एकदम से वेंट्रिकल्स अपनी मर्जी से एक दफा जब दिल करेगा वो बीट कर देंगे, जिसकी वजह से आपकी इरेगुलर हार्ट बीट आ जाएगी या मिस्ड हार्ट बीट आ जाएगी या एबनॉर्मली स्ट्रॉन्ग बीट आ जाएगी। ठीक है, एसिम्प्टोमेटिक भी होती है कभी कभार, ये आमतौर पर कोरोनरी आर्टरी डिजीज या फिर एमआई के साथ प्रेजेंट जो कर रहे होते हैं ना पेशेंट्स, उनके अंदर आपको वेंट्रिकुलर प्रीमेच्योर बीट्स मिल जाती है। ठीक है, इसमें कुपलेट ट्रिपलेट बाइजेमिनी हर किस्म की बीट्स होती हैं। डेविडसन में लिखा हुआ है, कोई खास पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू बातें हैं सारी, कोई ज्यादा नहीं पूछेगा कभी भी। सही है, इसको हम नहीं कर रहे, ये फालतू है। इससे बस बीटा ब्लॉकर्स देके तुम ट्रीट कर लो और ईसीजी कर लो या फिर क्या कहते हैं, ये सब कुछ कर लो। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू डोंट नीड टू नो दिस। आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये मुझे बहुत अच्छा मिला था ये एग्जाम्पल ना, कि वी फैब वी टेक और ये सब कुछ एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। ठीक है, now this one slide can clear your concept about V5, VTAC and Torsades de Pointes. Ventricular fibrillation में आपकी irregular heart rate होगा, ना कोई P wave होगी ना कोई QRS होगा। Irregular, no P wave, no QRS, that is your ventricular fibrillation. ठीक है, वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया क्या होगा, रेगुलर होगा ना, बट पी वेव नहीं होगी, लेकिन वाइड क्यूआरएस होगा। यू कैन सी द ईसीजी ना, नजर आ रही है तुम सबको। और जो टॉर्साइडस द पॉइंटस है, व्हिच इज अ टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, दैट इज गोइंग टू हैव एन इरेगुलर बीट, जहां पे नो पी वेव होगी और वाइड क्यूआरएस होगा। ठीक है, तुम पहले इसको तुम जिस फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू सी कि तुमने वेंट्रिकुलर एरिथमियास को कैसे डिफाइन करना है, जस्ट सी अ स्ट्रिप एंड चेक कि क्यूआरएस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। अगर क्यूआरएस नहीं आ रहे तो दैट मींस वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में चला गया है। अगर क्यूआरएस आ रहे हैं और तुमने अब देखने के वो रेगुलर है इरेगुलर है, क्यूआरएस आ रहे हैं, अगर वो रेगुलर है तो वो वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया है, अगर वो इरेगुलर है तो वो टॉर्साइडस द पॉइंटस है। ठीक है, तो पहले उसको डिवाइड करो कि वेदर क्यूआरएस है कि नहीं, और फिर देन यू डिवाइडेड कि वेदर इट इज रेगुलर और इरेगुलर। पी वेव्स तीनों में नहीं होगी, पी वेव्स गायब है तीनों में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? से यस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को समझ आ रही है, आई एम सो हैप्पी। टस्ट मस्ट चैट वेस्ट सबको समझ आ रही है, सही है, गुड सीन है। तो हमें यहाँ तक बेसिकली समझ आ गया है कि वी फैब वी टेक और टॉर्साइडस के पॉइंटस में क्या क्या फर्क है। अभी हम क्या क्या कर रहे हैं, वी आर डूइंग वेंट्रिकुलर वी आर डूइंग टैकीकार्डियास जिसमें क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस 0.12 सेकंड से ज्यादा है। ठीक है, तो ये वाला सीन है। आगे चलते हैं। अब वेंट्रिकुलर एरिथमियास के अंदर तुम ये वाला याद रख लो, हम इन सब की ट्रीटमेंट को डिस्कस भी करेंगे आगे प्रॉपर्ली बारी बारी भी। लेकिन जो इनका वेंट्रिकुलर एरिथमियास की जो 3-4 ड्रग्स हैं जो बहुत ज्यादा शॉक से यूज होती हैं, उसका निमोनिक है पैल्स, प्रोकेनामाइड, अम्यूड्रॉन, लिडोकेन एंड सोटोलॉल। ठीक है, पैल्स याद रखो, पैल्स आर द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच आर यूज्ड इन वेंट्रिकुलर एरिथमियास। इसमें प्रोकेनामाइड, अम्यूड्रॉन, लिडोकेन एंड सोटोलॉल आती है, दीस आर द ड्रग्स यू आर गोइंग टू यूज।
अगर तुम्हें कुछ समझ नहीं आती तो ये लिख देना, वरना हम इन सबकी इंडिविजुअली डिस्कस भी करेंगे ट्रीटमेंट। वीटी की हम ड्रग ऑफ चॉइस को डिस्कस करते हैं यार। अभी हम मुझे वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया की ड्रग ऑफ चॉइस मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ना इसमें काफी वैसे लिडोकेन यूज करते हैं हम उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया के अंदर यूज करते हैं, लेकिन ना आजकल जो गाइडलाइंस है ना वो थोड़ी सी फर्क है, और ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस बेसिकली आपकी ना कोई भी नहीं है जो मैंने रियलाइज किया है आपकी डेविडसन को पढ़ के। ठीक है, आगे चलते हैं। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है, मुझे कौन बताएगा, कोई भी मुझे बताएगा, मुझे बताओ कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है यहाँ पे ईसीजी के अंदर, व्हाट डू यू सी इन द ईसीजी? नो क्यूआरएस? हाँ, नो क्यूआरएस नजर आ रहे हैं। हमने क्या डिस्कस किया था? ठीक है, नो क्यूआरएस सिखाएंगे हम इनको, ठीक है। नो पी वेव्स, नो क्यूआरएस, इरेगुलर बीट्स, ठीक है। ये जो अजीब अजीब से बने हुए ना निशान, these are basically your QRS but they're not actually the QRS which usually occur। तो हम इनको नो QRS में ही क्लासिफाई करते हैं वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर, ठीक है। इसमें तुम्हें ना इरेटिक वाइट कॉम्प्लेक्स ट्रेसिंग नजर आएगी, बहुत इरेटिक से होंगे, वाइट कॉम्प्लेक्स होंगे, और आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है इसके अंदर। दिस इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। अच्छा, तो हम आगे जब भी चलते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, व्हाट वी कैन सी इज दिस इज व्हाट हैपेंस इन वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में होता है क्या कि आपकी आमतौर पे एसए नोड आराम से आपके एवी नोड को यूजुअली करती है और वेंट्रिकुलर पास करता है, नॉर्मल हार्ट बीट इस तरह होती है। इसमें क्या हो रहा है कि एसए नोड एवी नोड को कर रही है एक्साइट, सब कुछ हो रहा है, मगर आपका जो वेंट्रिकल्स है ना वो क्वेवर कर रहे हैं फास्ट और एरेटिकली, क्योंकि उनके अंदर कंडक्शन पाथवेज बने हुए हैं इरेगुलर एक्टोपिक फोकाइज की वजह से। तो आपकी बहुत अजीब की नो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस, नो पी वेव्स, कुछ भी नहीं आ रहा होता आपके उसके अंदर, और बिल्कुल टोटली इरेटिक वाइट कॉम्प्लेक्स ट्रेसिंग आती है नजर आपको, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जब हार्ट आपका वेंट्रिकल आपका फड़फड़ा रहा होगा ना, वो उसी तरह बीट कर रहा है, तो आपकी कार्डिक आउटपुट बिल्कुल जीरो हो जाएगी। पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट सिंकमी में चला जाएगा, उसका ब्लड प्रेशर भी नहीं फील होगा और ना ही आपको उसकी कोई पल्स फील होगी। जब उसका वेंट्रिकल बीट ही नहीं कर रहा, जब वो अपनी जगह पे बस एक खड़ा होकर कप कप आ रहा है, ठीक है, तो ना ही आपको पल्स फील होगी, ना ही उसका ब्लड प्रेशर आएगा, ना ही उसकी स्ट्रोक आउटपुट आएगी, उसको चक्कर आएंगे, आंखों के सामने अंधेरा आएगा, वो नीचे गिर जाएगा। दैट इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का तरीका। दैट इज योर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट। वेरी गुड टसमस, दिस इज योर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पेशेंट। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में आपका पेशेंट होता ही हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है। आपका पेशेंट हेमोडायनामिकली स्टेबल हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई एक्टिविटी है ही नहीं हार्ट के अंदर, कोई आउटपुट है ही नहीं हार्ट की, ठीक है। दिस इज योर वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। बिल्कुल पल्स टेस्ट हो जाएगा पेशेंट, नो पल्स। हाँ, आई एम गोइंग टू टेल दिस आंसर लेटर ऑन, मैं तुम्हें बताऊंगा पल्स टेस्ट पेशेंट को हम क्यों नहीं शॉक करते हैं। क्लिनिकल एटियोलॉजी, क्लिनिकल एटियोलॉजीज क्या होती है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की? इस्कीमिया, एमआई, कार्डियोमायोपैथी, सेवियर अंडरलाइंग कार्डियक डिजीज, वही सारी बातें। क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में सिंकपी होगी, एब्सेंस ऑफ ब्लड प्रेशर होगा और पल्स होगी। वी कैन शॉक अ पल्स पेशेंट महाम, इसमें शॉक आप दोगे ना इसको, एफएफ को आप शॉक तब नहीं देते जब एसिस्टली होती है पेशेंट के अंदर, बिल्कुल कोई रिदम नहीं होता, तब आप उसको शॉक नहीं देते। ये भी पल्स पेशेंट है क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में, तो वेंट्रिकुलर टेकिकार्ड, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन वाला, इसको तो आप शॉक दोगे। यू कैन शॉक द पेशेंट विद पल्स क्या कहते हैं, हार्ट बीट्स। आगे बताता हूँ, एसिडिटी वाले पे पहुंचेंगे तो फिर बता दूंगा। जब जो क्वेश्चन ना रेलिवेंट है ना वो पूछो, मतलब कि जो हम अभी पढ़े ना उससे रेलिवेंट पूछो, जब हम एसिडिटी पे आएंगे तो वो डिस्कस करते हैं हम। इसी चीज में तुम्हें इरेगुलर एक्टिविटी, नो पीवीएस, न्यूक्लियर एंड सेरेटिक वाइट कॉम्प्लेक्स ट्रेसिंग, वो सब कुछ नजर आ जाएगा, वी नो दिस ऑल, ठीक है। अब तुमने करना क्या है पेशेंट के साथ, तुमने फॉलो करना है एटीएलएस को, ठीक है। तुमने देखा पेशेंट गिरा है, उसकी पल्स नहीं आ रही, तुमने कॉल किया रिससिटेशन टीम को, तुमने उसको सीपीआर देना शुरू कर दी 30:2,
डिफिब्रिलेटर अटैच किया और मॉनिटर किया कि क्या क्या हो रहा है उसके अंदर, तुमने उसके रिदम को असेस किया, ठीक है। अब रिदम को असेस करने के बाद तुम्हें दो किस्म के रिदम्स मिलेंगे, ठीक है। या तो वो शॉकेबल रिदम होगा या वो नॉन शॉकेबल रिदम होगा। शॉकेबल रिदम में आते हैं तुम्हारे वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन एंड पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, और जो नॉन शॉकेबल है उसमें आते हैं तुम्हारी पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एंड एसिस्टोली। तुमने डिफिब्रिलेटर लगाया हुआ है, तुम्हारा पेशेंट गिरा हुआ है, तुमने उसका किया एसएस रिदम, ठीक है। अगर तुम्हारा पेशेंट शॉकेबल है, विच इज इन केस ऑफ वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, तो तुमने उसको एक शॉक दिया और तुमने साथ में फटाफट तुमने उसकी सीपीआर वापस मेंटेन करना शुरू कर दी 2 मिनट तक, दो मिनट तक तुमने उसकी सीपीआर की, और फिर तुमने उसके बाद फिर उसका एसएस किया रिदम, ठीक है। एसएस किया रिदम, शॉकेबल है तो शॉक दिया, शॉक देने के बाद तुमने उसको 2 मिनट फिर से रीअसेस किया, 2 मिनट के बाद तुमने फिर से उसको रीअसेस किया, 2 मिनट उसको तुमने सीपीआर दी, फिर उसके बाद तुमने रीअसेस किया। अगर वो नॉर्मल सर्कुलेशन पे आ जाता है ना, तो तुमने उसको इमीडिएट पोस्ट कार्डिक अरेस्ट ट्रीटमेंट देनी है, जिसमें एबीसीडी होगी, उसकी SA2 इन्वॉल्व मेंटेन करोगे, PaCO2 मेंटेन करोगे, 12 DCG करोगे, प्रेसिपिटेटिंग कॉज है उसको ट्रीट करोगे और टेम्परेचर मैनेजमेंट करोगे, ठीक है। अगर तुमने उसका एसएस रिदम किया था और नॉन शॉकेबल आया था, जिसमें पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी थी या एसिस्टोली थी, तुमने उसको शॉक नहीं देना, ठीक है। शॉक का मकसद पता है क्या होता है? whenever you are giving a shock to a patient, that means कि उसकी कोई रेजिडुअल एक्टिविटी थी जिसको तुम करेक्ट कर रहे हो। एसिस्टोली के अंदर और जो पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, इसके अंदर तुम्हारी कोई रेजिडुअल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो तुम शॉक से किस चीज को रिजोविनेट करोगे? वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर और पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया दोनों के अंदर तुम्हारा बेसिकली एक रिदम एग्जिस्ट करता है। there is a rhythm which exists, a rhythm which you can refresh, तो तुमने उसको शॉक देना है। लेकिन जब वो नॉन शॉक, जब वो एसिस्टोली में होगा या उसको पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगी, तब तुमने उसको शॉक नहीं देना, तुमने सीधा उसकी सीपीआर शुरू कर देनी है, और सीपीआर तब तक करनी है जब तक कि उसका रिदम वापस नहीं आ जाता, ठीक है। अब कभी कभार ये होता है कि नॉन शॉकेबल पेशेंट होगा, उसकी पल्सेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होगा और वो एसिस्टोली में होगा, ठीक है। तुमने उसको सीपीआर दी और तुमने उसका रिदम देखा, तो वो एकदम से वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में चला गया, ठीक है, और वो ऑलरेडी हेमोडायनामिक स्टेबल है, तो तब तुमने उसको शॉक देना है। व्हेनेवर ही रिवर्ट टू अ रिदम ना, या तो तुमने उसकी इमीडिएट पोस्ट कार्डिक अरेस्ट ट्रीटमेंट शुरू कर दिए, अगर वो वीफैब वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में जा रहा है या फिर वो वीटैक में जा रहा है, तो तुमने उसको शॉक दे देना है, ठीक है। तो नॉन शॉकेबल पेशेंट जो होता है ना, वो आपकी सीपीआर के बाद कभी कभार वो रिदम ले आता है, और फिर उस रिदम को तुमने वापस इसी पूरे एल्गोरिदम के थ्रू ट्रीट करना है, ठीक है। ये तुम्हें समझ आ गया एल्गोरिदम क्या है, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन इसमें कहाँ फॉल करता है और पल्सेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया कहाँ फॉल करता है? थोड़े मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत बहुत बकवास क्लास है, आई नो, बहुत सारी चीजें समझने वाली हैं इसमें, तंग हो रहे होगे आई फील। अब प्रॉब्लम क्या है डेविडसन का, कि उसने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन पता नहीं किस कोने में दुनिया के लिखी हुई है, आपको समझ ही नहीं आती कि कहाँ लिखी हुई है उसने, ठीक है। मुझे बताएगा, यस वी एसएस रिदम विद इमरजेंसी ईसीजी, डिफिब्रिलेटर होता है ना, उससे आप मॉनिटर कर लेते हो, ठीक है। अमीन मुझे बताओ कि तुम वीफैब और बसलेस वीटैक में तुम शॉक क्यों देते हो? व्हाई नॉट इन एसिस्टोली? इधर मैं तुम लोगों को जितनी देर अमीन लिखता है ना आंसर, मैं तुम इतनी देर लोगों को समझाता हूँ कि इमीडिएट पोस्ट कार्डिक ट्रीटमेंट क्या होती है। बेसिकली इमीडिएट पोस्ट कार्डिक ट्रीटमेंट में तुम्हें सबसे पहले उसकी फटाफट एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी और एक्सपोजर चेक करना है। उसको तुमने ऑक्सीजन लगानी है ताकि उसकी SpO2 तुम मेंटेन करो। तुमने उसकी ABGs करानी है, तुम PaCO2 को देखोगे, तुम उसकी 12 लीटर में उसकी ECG कराओगे, ठीक है। और साथ में तुमने उसकी टारगेटेड टेम्परेचर मैनेजमेंट करनी, क्योंकि लोगों का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिर जाता है क्योंकि ब्लड उनका ले जा रहा था, तो तुमने उसको ना, या तो बहुत गर्म हो जाते हैं या तो बहुत ठंडे हो जाते हैं, तो दोनों केसेस में ना तुमने उसकी ट्रीटमेंट करनी होती है, टेम्परेचर की मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। बाकी सारे जो उसके हाइपोकैलीमिया है, हाइपोकैल्सीमिया है, जो सब कुछ है ना, वो सब ट्रीट करना है। अमीन मुझे बताओ कि तुम्हें रीजन पता लगा है? अगर नहीं पता लगा तो इट्स ऑलराइट, बिकॉज उसमें नॉर्मल रिदम नहीं, QRS नहीं होता। हाँ वेरी गुड, अनोनिमस लर्नर ने बता दिया, वेरी गुड अमीन, देयर इज सम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जिसको हम करेक्ट कर सकते हैं, दैट इज द आंसर, शाबाश। तुमने बिल्कुल सही आंसर दिया। ठीक है।
और हमने जो इसमें जो हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं ना साथ में आप वीफैप के साथ, वो तुम देख लो कि ड्यूरिंग सीपीआर तुमने क्या क्या करना है। हाई क्वालिटी उसको देनी है, ऑक्सीजन दे सकते हो, तुम उसको एड्रेनलिन दे सकते हो, तुम साथ में उसको अम्योड्रॉन दे सकते हो 3 शॉक्स के बाद। तो वही सारी जो पैल्स वाली थी ना कि प्रोकेनामाइड, अम्योड्रॉन, लिडोकेन, सोटोलॉल, वो सब ट्रीट यहाँ पे यूज कर सकते हो। और तुमने उसकी ट्रीट करनी रिवर्सिबल कॉइस को, हाइपोक्सिया, हाइपोवोलेमिया, जो भी कुछ है ना उसको ट्रीट करना है साथ साथ में। कंसीडर कर सकते हो तुम अल्ट्रासाउंड इमेजिंग को, ये सब कुछ चीजों को। ठीक है, अब इसमें तुम्हारे ना काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वो भी आते हैं। तुम ना इसको एक दफा रीड कर लेना कि अगर पर्सनल, जब आपकी जब पर्सनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है ना, जो मैं तुम्हें बताया है, पर्सनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, या फिर आप एस स्टडी में क्या करते हो कि आप उसको सीपीआर देते रहते हो और साथ में उसको ना आप एपिनेफ्रिन लगाते रहते हो, एड्रेनलिन लगाते रहते हो, ताकि कहीं ना कहीं से प्लीज उसका आ जाए। एस स्टडी जो पर्सनल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसमें बेसिकली आप यूज करते हो क्या कहते हैं एड्रेनलिन, और जो एस स्टडी होती है उसके अंदर आप एट्रोपिन के इंजेक्शन लगा देते हो साथ में। ठीक है, तो इस तरह तुमने बेसिकली ट्रीट करना है। और यहाँ पे जब ए फैब में वी फैब और वी टैक में होता है तो तुम उसको, तो तुम लोग की ट्रीटमेंट पता है कि इससे क्या करनी है, तुमने उसको एड्रेनलिन देना है और 3 शॉट्स के बाद इमिड्रॉन भी देनी है। ठीक है, ये पेज नंबर 456 और 457 पे चीजें लिखी हुई हैं, इनको एक दफा पढ़ लेना ताकि तुम्हें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। ठीक है, थोड़ा बेहतर आइडिया हो जाएगा। ये वैसे कैप्टन के अंदर बहुत अच्छा दिया हुआ है सारा कुछ। अब हम आते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ऊपर। हमने वी फैब कर लिया, अब हम आते हैं वी टैक के ऊपर। वी टैक में रेगुलर है हार्ट रेट, नो पी वेव और वाइड क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसमें हम क्लासिफाई करते हैं बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, या तो ये मोनोमॉर्फिक होगा या पॉलीमॉर्फिक होगा। बेस्ड ऑन टाइम भी हम करते हैं, नॉन सस्टेन्ड होता है, सस्टेन्ड होता है। सस्टेन्ड वो होता है जो 30 सेकंड से ज्यादा होता है, नॉन सस्टेन्ड होता है जो 30 सेकंड से कम होता है। इसकी डिटेल्स तुम लोग जब कैप्टन पढ़ोगे या जो भी बुक पढ़ोगे उसमें बाकी सारी लिखी हुई है। मेजॉरिटी चीजें जो तुम्हें याद होनी चाहिए वो मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ। मोनोमॉर्फिक में इडियोपैथिक, बल्डर ब्रांच, रीएंट्रेंट या फ्लटर वगैरह में आती है आपकी। मोनोमॉर्फिक का मतलब है कि आपके सारे जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस हैं वो सेम है। पॉलीमॉर्फिक में क्या होता है, टॉर्सिडस के पॉइंट्स आते हैं, इसमें आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस सेम नहीं होते, सारे क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस फर्क फर्क के नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू लुक लाइक क्लासिफिकेशन में। फीचर्स, नॉन सस्टेन्ड जब होता है ना, जो 30 सेकंड से कम आता है वो एसिम्प्टोमेटिक होता है। जो सस्टेन्ड होता है वो पैल्पिटेशन में जा सकता है, हाइपरटेंशन में जा सकता है, सिंकोप में जा सकता है और पर्सलेसनेस में जा सकता है। कॉजेस क्या होती है, प्रीवियस एमआई होता है, कार्डियोमायोपैथीज होती है, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम होता है और ड्रग्स में क्विनिडीन, टीसीएस, फिनोथायाजीन वगैरह कराती है। प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम के ऊपर से हमारा एमसीक्यू आया था हमारे प्रोफ के अंदर कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ऑफ ए प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी सिंड्रोम। उसमें उन्होंने हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैसीमिया और कंजेनिटल लिखा हुआ था, और हाइपोमैग्नीजीमिया भी इसमें कॉज होती है एक, जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया गलती से, हाइपोमैग्नीजीमिया भी होती है। प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम की जो इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, ये बार बार ये लोग पूछते हैं कि क्यों होती हैं, कैसे होती हैं, तो ये तुम लोग को आना चाहिए। ठीक है, प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम के अंदर क्या क्या आपकी बेसिकली इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, इसमें हाइपोमैग्नीसीमिया भी आएगा। उसमें जो क्वेश्चन में गलत लिखी थी चीज वो हाइपरकैल्सीमिया थी, और उसका आंसर हाइपरकैल्सीमिया करना था और काफी बच्चों ने गलत कर दिया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, ये हमारा क्वेश्चन आया था। ठीक है, और जो ड्रग्स कॉज करती हैं उसमें क्विनिडीन, टीसीएस और फिनोथायाजीन, ये सब वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया कॉज करती है। याद रखना 30 सेकंड से जो कम वीटैक्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक से जाते हैं, जो सस्टेन्ड होते हैं 30 सेकंड से ज्यादा, उसमें पैल्पिटेशंस होती हैं, हाइपरटेंशन होती है, सिंकपी होती है और पर्सनेसनेस होती है, क्योंकि आपका हार्ट बेसिकली बीट ही नहीं कर रहा होता इसी तरह से। इसी चीज क्या आएंगी, वाइड एंड बिजार क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस नजर आएंगी, नो पी वेव्स होंगी, क्यूआरएस नजर आएंगे, वाइड क्यूआरएस नजर आएंगे, और रेगुलर हार्ट रेट होगा आपका इसके अंदर वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के अंदर। मोनोमॉर्फिक वीटी में ऑल क्यूआरएस आर सिमिलर, पॉलीमॉर्फिक वीटी में क्यूआरएस आर डिफरेंट। ये जो ईसीजी बनी हुई कौन सी वाली वीटी की है, मोनोमॉर्फिक है या पॉलीमॉर्फिक है? वेरी गुड, ये मोनोमॉर्फिक आपका क्या क्या कहते हैं, क्यूआरएस सिमिलर, ये मोनोमॉर्फिक है आपका। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आ गई है। तो हमने अभी तक क्या क्या डिस्कस किया, हमने वेंट्रिकुलर, हमने सबसे पहले डिस्कस किए थे एसवीटीज, फिर हमने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन डिस्कस की थी, अब हम वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया डिस्कस कर रहे हैं। ट्रीटमेंट क्या है, अगर हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है लेकिन पल्स है उसकी,
तो तुमने क्या करना है, तुमने इसकी डीसी कार्डियोवर्जन करनी है और साथ में आईवी अम्यूड्रॉन दे देनी है। अगर हेमोडायनामिकली अनस्टेबल है और प्लस वीटी है तो तुमने उसको करना है ट्रीट लाइक एट्रियल फिब्रिलेशन। हमने डिस्कस किया था ना कि वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन जो पल्सलेस होती है उसको हमने एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह ट्रीट करना है। एट्रियल फिब्रिलेशन की तरह क्यों ट्रीट करेंगे हम, रुको जरा, मैं गलत लिख दिया। ट्रीट लाइक वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, हाँ ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत हो गया, बाय मिस्टेक मैंने लिख दिया था गाइस, ये गलत लिख दिया था। इसको आपने ट्रीट करना है वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरह। ये मैंने जरा गलत आपको बता दिया। ये इसको आपने ना हेमोडायनामिकली अनस्टेबल पल्सेस वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया को आपने वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन की तरह ट्रीट करना है। सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। जो टॉलरेबल एरिथमियाज होते हैं ना उनके लिए आप आईवी अम्यूड्रॉन देते हो, जो बंदा टॉलरेट कर सकता है, जो हेमोडायनामिकली मतलब स्टेबल है। उसके अपनी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज को ट्रीट करना है। आप सोटालॉल, प्रोकेनामाइड, लिडोकेन यूज कर सकते हो। अगर ड्रग्स फेल कर जाती हैं तो फिर आप कार्डियोवर्जन करते हो उसके अंदर, ठीक है। कैप्टन के अंदर लिखा हुआ है कि लिडोकेन इज द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस, लेकिन डेविडसन के अंदर वो नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि हेमोडायनामिकली वो स्टेबल है या वो अनस्टेबल है इस चीज के ऊपर। और अगर वो अनस्टेबल है तो उसकी पल्स आ रही है कि नहीं आ रही है। तो इन सब में डिफरेंट डिफरेंट आपके तरीके होते हैं ट्रीट करने के। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? कोई क्वेश्चन है तो पूछते हैं। इफ यू वांट मी टू रिपीट कोई एनीथिंग टू टेल मी। हाँ, कैप्टन में लिखा है एम्यूड्रॉन इज सुपीरियर टू ट्रीटमेंट ऑफ लिडोकेन इन ट्रीटमेंट। मेरे ख्याल से मैंने पुरानी कैप्टन खोली होगी, जो नई कैप्टन है मुझे याद आ गया, तुम सही कह रहे हो, उसमें लिखा हुआ है एम्यूड्रॉन यूज करते हैं आप बीटेक को। सही है। तो ये पैल्स याद रखो। पैल्स में तुम लोग को याद है कि ये 4-5 ड्रग्स है जो यूज करते हैं आमतौर पे, बस इनको याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। अब मसला क्या होता है कि वीटी और एसवीटी को डिफरेंशिएट करना सबसे बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। आपको समझ नहीं आती कि वीटी कौन सा है, एसवीटी कौन सा है। उनको डिफरेंशिएट करने का ये याद रखना कि वेंट्रिकुलर कार्डिया के अंदर ये सब कुछ होगा और एसवीटी के अंदर ये सब चीजें नहीं होती। एमआई के साथ आएगा, एट्रियो वेंट्रिकुलर डिसोसिएशन के साथ आएगा। कैप्चर ऑफ फ्यूजन बीट्स भूल जाओ, अगर पढ़ना हो तो 16.41 फिगर है, उसमें लिखा हुआ है। इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, फालतू बातें लिखी हुई है डेविडसन के अंदर, कोई पूछता भी नहीं है। अगर शौक हो तो पढ़ लेना, वरना पढ़ने की जरूरत नहीं है कि फ्यूजन बीट्स क्या होती हैं। अगर क्लास के बाद रुक के समझना है तो समझ लेना, कोई फजूल बात है, बाकी कोई जरूरत नहीं समझने की इसको। वेरी ब्रॉड कॉम्प्लेक्स तुम्हें पता होना चाहिए कि होते हैं हमेशा आपके वेंट्रिकुलर कार्डियास में। और ना एसवीटी आपका कैरोटिड साइनस मसाज के साथ रिस्पॉन्ड करता है, आईवी एडिनोसिन के साथ रिस्पॉन्ड करता है, मगर वीटेक नहीं करता रिस्पॉन्ड, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एसवीटी जो वेंट्रिकुलर टाइकार्डिया है, ठीक है। आई होप कि समझ आ गई हो यहाँ तक। एनी क्वेश्चंस? इफ यू अंडरस्टैंड से यस। हसन गोंदल तुम्हें समझ आ रही है? मुझे पता है बहुत रिडंडेंट हो गया और बहुत मुश्किल हो गया है। It's getting very redundant, it's very difficult, ये बहुत बकवास टॉपिक है। अच्छा, एनोनिमस WPW, SVT एंड VT डिफिकल्ट नहीं होंगे डायग्नोस करना, बिकॉज यार ये पता है प्रॉब्लम है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम वी हैव कि WPW, SVT और VT को डायग्नोस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, एंड दैट इज समथिंग व्हिच वी हैव टू लिव विद। लेकिन तुमसे कोई डायग्नोस करने को बोलेगा नहीं, तो डोंट वरी अबाउट इट। WPW में आपका पीआर इंटरवल शॉर्ट होता है, लेकिन SVT के अंदर और VTs के अंदर नहीं होता, और एसवीटीज के अंदर आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड नहीं होते, और वीटीज के अंदर आपके क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस ब्रॉड होते हैं आमतौर पे, ठीक है। मुश्किल है इनको डायग्नोस करना। टॉर्साइडस द पॉइंटर्स हमारा आखिरी टॉपिक है आज का, हम इसको डिस्कस करते हैं जल्दी जल्दी। इसमें आपके वाइट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस होंगे, नो भी होंगे, मगर इरेगुलर एरिथमियास होंगे। हाँ मैं तुम्हें बताता हूँ, वो थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन मैं तुम्हें समझा देता हूँ। एसवीटी की थर्ड साइड, एसवीटी में ना वो जो क्या कहते हैं, एसवीटी के अंदर एवी नोड वाला और एवी एनआरटी और डब्ल्यूपीडब्ल्यू सारे फॉल करते हैं ना, वो डब्ल्यूपीडब्ल्यू के अंदर होते हैं। लेकिन एसवीटीज आमतौर पर यूजुअली आपके नैरो कॉम्प्लेक्सेस ही होते हैं, मगर अगर वो डब्ल्यूपीडब्ल्यू की बात करें ना तो उसके अंदर ब्रॉड कॉम्प्लेक्स आ जाता है आपका तीसरा वाला, ठीक है। थोड़े से मुश्किल होते हैं इसके अंदर, थोड़ा सा टफ होता है आपको करने में, लेकिन दिस इज हाउ वी हैव टू लिव विद। ऐसे ही मसला होता है। आप हिस्ट्री के ऊपर और
क्लिनिकल क्लासिफिकेशंस के ऊपर आप इसको डायग्नोस करते हो। टॉर्साइडोस को डिस्कस करते हैं आप। टॉर्साइडोपोइंटस टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया होता है। इसमें आपकी पॉलीमॉर्फिक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नजर आएंगे। पॉलीमॉर्फिक वीटी से कहते हैं, ड्यू टू प्रोलॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम होता है। इसमें आपकी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्सेस डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस याद रखना, हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, ये क्वेश्चन आया था हमारा प्रॉफ के अंदर कि लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम और टॉर्साइडोस के अंदर कौन कौन सी इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंसेस होती हैं, कौन सी नहीं होती हैं। दिस वाज अ क्वेश्चन व्हिच केम। ब्रेडिकार्डिया भी इसे कॉज करता है। ये ट्रीटमेंट का एक बहुत अच्छा इसका वो है, सॉरी जो ड्रग्स इसको कॉज करती हैं उसका एक बहुत अच्छा निमोनिक है। मैंने इसको याद किया हुआ था इस तरह से, टॉर्साइडोस को, तो इसको तुम ऐसे याद कर लो बेशक। तो these are some mnemonics which can help you guys. हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया और हाइपोकैल्सीमिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना कि ये टॉर्साइडोस कराती हैं और लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम कराती हैं। और टॉर्साइडोस में इरेगुलर वाइड कॉम्प्लेक्स क्यूआरएस और नो पी वेव्स होती हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मैनेजमेंट में क्या है, आपने आईवी मैग्नीशियम देनी है 8 मिलीमोल पर 15 मिलीमीटर 15 मिनट में देनी है, 72 मिलीमोल पर 24 आवर्स में देनी है, या आप उसकी एट्रियल पेसिंग कर सकते हो आइसोपेनिलिन से। याद रखना कि हमारा एमसीक्यू आया था टॉर्साइडस की ट्रीटमेंट क्या होती है। टॉर्साइडस की ट्रीटमेंट आईवी मैग्नीशियम होती है, क्योंकि हाइपोमैग्नीसीमिया की वजह से ये होता है। आईवी मैग्नीशियम इसकी ट्रीटमेंट में, और कैरोटिड साइनस मसाज और आईवी एडिनोसिन आपने एसपीटीज के अंदर और वुल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम के अंदर देना होता है। ये याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर, ये इंपॉर्टेंट है। क्रोनिक में बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे, प्रोपेनोलॉल दे दोगे कंजेनिटल क्यूटी में, और बीटा ब्लॉकर्स आप एक्वायर्ड क्यूटी में नहीं देते, और साथ में इम्प्लांटेबल डिफिब्रिलेटर देते। इसमें सिर्फ ये बात याद रखो कि आईवी मैग्नीशियम देनी होती है, ठीक है। याद हो गया? यहाँ तक सबको समझ आ गया है? इफ एनी क्वेश्चंस, वी फिब, वी टैक और वी टॉर्साइडस में ये बहुत मुश्किल किस्म के टॉपिक्स हैं। आई नो ये थोड़े से टफ हैं, तुम लोगों को मसला होगा, मगर इफ यू हैव अंडरस्टूड तो दैट इज गुड। अगर नहीं है तो वी कैन आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम मी, मुझे कोई मसला नहीं होगा क्वेश्चंस बताने में। एक इनको रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर जाकर रिवाइज करना। अब हम आगे जाते हैं, उसमें आता है कि जो आपने चीज़ें खुद करनी है, उसमें नॉन शॉकेबल रिदम्स आते हैं जिसमें एसिस्टली और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। ये डेविडसन के अंदर दिए हुए हैं पेज नंबर 256 वगैरह के ऊपर, ये आप खुद पढ़ लीजिएगा, या आप जो इमरजेंसी मेडिसिन है कैप्टन के अंदर वहां से कर लो, वहां पे बहुत ज्यादा अच्छा दिया हुआ है, उससे ज्यादा बेहतर कहीं नहीं दिया हुआ। इमरजेंसी मेडिसिन का जो सेक्शन है कैप्टन का, उसके अंदर बहुत अमेजिंग लिखा हुआ है सारा कॉन्सेप्ट, इट्स वेरी गुड। तो उसको वहां से कर लो तो बहुत अच्छी बात है। स्टेपर में भी ठीक दिया हुआ है, लेकिन कैप्टन इज अमेजिंग। इमरजेंसी मेडिसिन वाले सेक्शन को एक दफा कर लो, जिंदगी भर खुश रहोगे उसको करने के बाद। हाइपरटेंशन डेविडसन से करना है, ये डेविडसन का टॉपिक है, ये खुद करो। हाइपरटेंशन तुम सबको पता है कैसे होती है, क्या होती है, ये मैं नहीं करा रहा, ये खुद करना है तुम लोगों ने, ठीक है। दीज आर द थिंग्स यू हैव टू डू योरसेल्फ। अब मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा जो टेबल्स मैंने पढ़े थे, इसकी बेसिस पे मैंने दो टेबल्स थे जिनकी बेसिस के ऊपर मैंने सारे अपने लेक्चर्स डिजाइन किए थे एरिथमियाज के, और वो टेबल्स हम एंड में मैंने सोचा था हम करेंगे, और वो टेबल्स अब हम करने लगे हैं। उससे तुम्हें बहुत हेल्प होगी, वो तुम्हें बहुत इजीली समझ भी आ जाएंगे। अब ब्रेडिकार्डिया का हमें पता है, ब्रेडिकार्डिया पहले याद करो कि क्या क्या उसमें आता था। ब्रेडिकार्डिया मैंने इससे अलग से किया था क्योंकि अब जब भी आपका पेशेंट आता है ना अस्पताल में, तो ब्रेडी के साथ या टकी के साथ आता है, और फिर आगे आप उसके रिदम्स को और एरिथमियाज को ट्रीट करते हो। इसी वजह से मैंने तुम्हारे एरिथमियाज के अंदर ब्रेडी एरिथमियाज और टकी एरिथमियाज के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, क्योंकि जब भी तुम्हारे पास पेशेंट आएगा वो या तो ब्रेडी के साथ आएगा या वो टकी के साथ आएगा। ब्रेडी के बाद तुमने डायग्नोस करना है कि उसको साइनस ब्रेडी है या हार्ट ब्लॉक्स है, बंडल ब्रांच ब्लॉक्स है या एवी ब्लॉक्स है। तो अगर तुम्हारे पास पेशेंट ब्रेडी के साथ आता है तो तुमने क्या करना है, बीएलएस स्टार्ट कर दोगे, ए वे ब्रीदिंग सर्कुलेशन करोगे, ऑक्सीजन करोगे, ईसीजी देखोगे, उसका एसेस करोगे, रिदम को, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करोगे, ऑक्सीमेट्री करोगे, और एस्टैब्लिश करोगे आईवी एक्सेस को, ठीक है। साइंस और सिम्टम्स ऑफ प्योर परफ्यूजन देखोगे कि एडिक्वेट है कि नहीं है, ठीक है। अगर एडिक्वेट परफ्यूजन है तो तुमने ऑब्जर्व करना है और मॉनिटर करना है। अगर पुअर परफ्यूजन है तो तुमने ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करनी है डिग्री ब्लॉक्स के लिए, सेकंड डिग्री ब्लॉक्स और थर्ड डिग्री ब्लॉक्स में। एट्रोपिन तब देना है जब आपको साइनस ब्रेडिकार्डिया होता है, और तब भी आप दे सकते हो जब आप उसको
पेसिंग को वेट कर रहे होते हो। हमने डिस्कस किया था ना कि आप एट्रोपिन यूज करते हो और ट्रांसक्यूटेनियस पेसिंग करते हो। जब हमने 3rd डिग्री और 1st डिग्री हार्ट ब्लॉक्स किए थे, 1st डिग्री में तो ट्रीटमेंट नहीं करते, लेकिन 2nd डिग्री टाइप 2 और 3rd डिग्री में आपने उसको कहा था कि आप इसको एट्रियल पेसिंग करोगे। तो एट्रियल पेसिंग करने से पहले आप उसको एट्रोपिन लगा दोगे ताकि उसका हार्ट रेट ठीक हो जाए। और अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है तो आपने उसको साथ में डोपामिन भी दे देनी है। ठीक है, तो इस तरह तुमने पूरे अपने ब्रेडिकार्डिया वाले पेशेंट को ट्रीट करना है। और दिस वाज द रीजन कि मैंने तुम्हारे सारी जो तुम्हारी एरिथमियास की क्लासिफिकेशन है उसको मैंने ब्रेडी और टैकी एरिथमियास करके पढ़ाया है, ताकि तुम लोगों को एंड में ये टेबल समझ आ जाए कि तुमने जब जाना है उसके अंदर क्या कहते हैं इमरजेंसी के अंदर, तो तुमने मैनेज कैसे करना है पेशेंट को। ये टेबल तुम लोग को आना चाहिए, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल है, रिमेंबर दिस टेबल। इसकी पिक्चर ले लो, जब मैं स्लाइड्स दूंगा तभी तुम्हें मिल जाएंगी। सही है। अगर पर्सलेस अरेस्ट हो जाता है तो अपने पर्सलेस अरेस्ट एल्गोरिथम में जाना है। पर्सलेस अरेस्ट का तुम्हें पता है ना क्या क्या था। तुमने उसकी बीएलएस पे चले जाओगे, तुम उसका सीपीआई करोगे, फिर उसके रिदम को एसेस करोगे। अगर वो वीफैब और वीटैक में है तो तुमने उसको शॉक देना है। अगर वो एसिस्टली में है या फिर वो पर्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में है तो तुमने उसको सीपीआर देते रहना है। वो हमने पहले डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो पर्सलेस अरेस्ट एल्गोरिदम होता है, ये कैप्टन के अंदर भी दिया हुआ है, ये तुम्हें वहां पे भी अच्छा मिल जाएगा। तो जब भी ब्रेडी का तुम्हारे पास पेशेंट आएगा तो तुमने उसको देखना है कि इसका साइनस ब्रेडी है या एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक है या बंडल ब्रांच ब्लॉक है। तुमने सारी ट्रीटमेंट उसके अकॉर्डिंगली करनी है। अगर वो स्टेबल है तो मॉनिटर करना है, अगर वो अनस्टेबल है तो तुमने फटाफट सारे काम करने हैं। ठीक है, ये समझ आ गया? से यस। इसके बाद हमारी आखिरी स्लाइड है, फिर वी डन। ये वाला टेबल वरना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए समझना। मैंने सारे तुम्हें एरिथमियास इसलिए इस तरह पढ़ाए थे ताकि तुम्हें एंड में ये जो 2 टेबल्स है ना, ये तुम्हें अच्छी तरह से समझा सकूं और ये टेबल्स तुम्हें समझ आ जाए। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम आते हैं टैकीकार्डियास के ऊपर। ठीक है, टैकीकार्डियास में तुमने सबसे पहले उसकी एबीसीडी देखनी है। एवे ब्रीथिंग सर्कुलेशन, ऑक्सीजन देना है, मॉनिटर करना है ईसीजी को और ब्लड प्रेशर को देखना है, ऑक्सीमेट्री करनी है और आइडेंटिफाई करना है और ट्रीट करना है रिवर्सिबल कॉजेज को। रिवर्सिबल कॉजेज में सारी हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया वगैरह वो सब कुछ आ जाता है। तुमने फिर देखना है कि पेशेंट स्टेबल है कि नहीं है, हेमोडायनेमिकली स्टेबल है कि नहीं है। हर जगह हमने डिस्कस किया था कि अगर वो अनस्टेबल हुआ तो इमीडिएट कार्डियोवर्जन करनी है, आईवी एक्सेस लेना है, कार्डियोवर्जन करनी है। अगर उसका पर्सलेस अरेस्ट हो जाता है तो तुमने वही पर्सलेस अरेस्ट एल्गोरिथम में चला जिसमें तुम बेसिक लाइफ सपोर्ट और एटीएलएस में चले जाओगे। ठीक है, अगर वो पर्सलेस एरिथम में चला जाता है तो अभी हम इधर हैं, अनस्टेबल है पेशेंट, अनस्टेबल निकला। अनस्टेबल में तुमने करनी सीधा सीधा कार्डियोवर्जन करनी है। हमने हर जगह ये डिस्कस किया था ना कि एफएब में, एसवीटी के अंदर या फिर जो भी तुम्हारे हैं फ्लटर के अंदर, जहां पे भी वो आपका अनस्टेबल पेशेंट है तो तुमने फटाफट उसकी कार्डियोवर्जन कर देनी है। ये हमने डिस्कस किया था ना, ये वही वाली बात इसी टेबल के अंदर लिखी हुई है। अगर पेशेंट स्टेबल है तो तुमने क्या करना है, उसकी आईवी एक्सेस निकालना है और तुमने उसकी 12 लीड ईसीजी देखनी है। तुमने देखना है कि उसका क्यूआरएस कैसा है, क्या वो नैरो क्यूआरएस है, क्या वो वाइड क्यूआरएस है। ये हम सबको पता है कि नैरो क्यूआरएस में क्या होता है और वाइड क्यूआरएस में क्या होता है ना। वी ऑल नो। ये मैं कर दूंगा दोनों टेबल्स, डोंट वरी, अलग से शेयर कर दूंगा। ठीक है, नैरो क्यूआरएस में हमारे सारे वही वाले आते थे, सारा तुम लोग को याद है, यू गाइस नो इट ऑल, तुम सबको पता है। हमने क्या डिस्कस किया था नैरो क्यूआरएस में, एसवीटी क्या था, हमने डिस्कस किया था एफएब, हमने क्या था एट्रियल फ्लक्टर डिस्कस किया था, साइनस टैकीकार्डिया किया था। और वाइड क्यूआरएस में हमने डिस्कस किया था वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। ठीक है, तो अगर हम नैरो क्यूआरएस में जाते हैं तो उसमें रेगुलर थे और इरेगुलर थे। रेगुलर में कौन कौन से थे, एट्रियल फ्लटर था और एसवीटी थे, और इरेगुलर में कौन सा था, एट्रियल फिब्रिलेशन था। ठीक है, अगर इरेगुलर नैरो कॉम्प्लेक्स टैकीकार्डिया तो तुमने उसको एट्रियल फिब्रिलेशन को ट्रीट करना है। कभी फ्लटर और मैट में भी हो जाता है तो तुमने क्या करना है, उसको डिल्टेजम, बीटा ब्लॉकर्स, अम्यूड्रोन वगैरह ये सब कुछ दे देना है। लेकिन अगर उसका रेगुलर था तो रेगुलर में क्या था, एसपीटी था, डब्ल्यूपीडब्ल्यू था, वो सब कुछ था। तो उसकी ट्रीटमेंट क्या थी, एडेनोसिन देनी थी, आईवी एडेनोसिन वगैरह देनी थी उसमें। ठीक है, फिर तुमने उसके रिदम को फिर असेस करना है। अगर वो कन्वर्ट हो जाता है
एसवीटी में या फिर नॉर्मल हो जाता है तो एसवीटी की ट्रीटमेंट तुमने अकॉर्डिंगली करनी है, एडेनोसिन देनी, बीटा ब्लॉकर्स और डेल्टाजिम देनी है। अगर वो कन्वर्ट नहीं करता और पेट्री फ्लटर में है, एक्टोपिक टेकिकार्डिया है, में जैसे टेकिकार्डिया में, तो तुम कंट्रोल द रेट कंट्रोल कर लोगे और रिदम कंट्रोल कर लोगे, जो हमने डिस्कस किया था। रेट कंट्रोल और रिदम कंट्रोल करोगे, जिसमें तुम रेट कंट्रोल में तुम डेल्टाजिम और बीटा ब्लॉकर्स दे दोगे। ठीक है, ये तुम लोगों को समझ आ रहा है? हमने सब कुछ किया हुआ है डिस्कस, ये हम सबको सब कुछ आता है। दिस इज जस्ट अ कल्मिनेशन ऑफ द पास्ट 3 days, जो हमने 3 दिन पिछले हमने पढ़ा है, ये उसका रिजल्ट है और कुछ भी नहीं है। ये तुम लोगों को ऑलरेडी सब कुछ पता है, ये सब कुछ। ठीक है, अगर वो वाइड क्यूआरएस है तो तुम्हारा शक कहाँ जाना चाहिए? वाइड क्यूआरएस की हम तरफ आगे। नैरो क्यूआरएस में डिस्कस कर दिया, रेगुलर और इरेगुलर में इसको डिवाइड किया था। इरेगुलर में तुम्हारे फिब्रिलेशन वगैरह थे और रेगुलर में तुम्हारे एसवीटीज वगैरह थे। ठीक है, अगर वो वाइड क्यूआरएस है, अगर वो वाइड क्यूआरएस है तो तुम्हारा शक कहाँ जाएगा? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया पे और वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के ऊपर ना। रेगुलर किस में था? वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया के अंदर था। और इरेगुलर किस में था? वो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन के अंदर था। ठीक है, इसमें इन्होंने प्री एक्साइटेड एट्रियल फिब्रिलेशन जो WPW और AF वाला था उसका भी जिक्र किया हुआ है और वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया का भी जिक्र किया हुआ है और टॉर्साइडोस का भी जिक्र किया हुआ है। तो वो तुम्हें सारा इसमें मिल जाएगा। सही है, प्री एक्साइटेड अगर वो WPW और AF है तो उसमें एडेनोसिन डाइजॉक्सिन डेल्टाज है, वही वाली सारी ट्रीटमेंट है। रिकरेंट पॉलीमॉर्फिविटी है तो उसमें वही तुमने ट्रीटमेंट करनी है जो हमने वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया की ट्रीटमेंट में अम्यूड्रॉन वगैरह डिस्कस की थी, वही आ जाएगी सारी। पैल्स आ जाएगी, प्रोकेनामाइड, एडिनोसिन, लिडोकेन, सोटोलॉल, वो सब कुछ यूज कर लोगे। टॉर्साइडोस दे पॉइंटस है तो तुमने मैग्नीशियम दे देनी उसको इरेगुलर में। रेगुलर में तुम्हारे वेंट्रिकुलर टैकिकार्डियास आते हैं, उसमें तुमने अम्यूड्रॉन देनी है और सिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन करनी है। एसवीटी अगर विद एब्रेंसी के साथ है तो तुमने एडेनोसिन देनी है। ठीक है, यू नो बोथ ऑफ दीज टेबल्स। तुमने टैकिकार्डियास को और ब्रेडिकार्डियास को कैसे असेस करना है ये तुम सबको पता है। हेमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो सीधा सीधा तुमने शॉक लगाना है, अगर हेमोडायनेमिकली स्टेबल है तो तुमने उसको आगे इवेलुएट करना है। क्या तुम लोगों को ये समझ आ रहे हैं? दोनों टेबल्स थोड़े मुश्किल हैं, लेकिन तुम लोगों को बेसिक आइडिया हो गया होगा इन टेबल्स का बहुत अच्छा, क्योंकि हमने पढ़ाया, तो मैंने तुम्हें पढ़ाया इस तरह था कि मैं एंड में तुम लोगों को ये टेबल्स करा सकूं। ये टेबल्स, दीज टेबल्स आर गोल्ड। अगर तुम लोगों ने ये समझ लिया है तो आई टेल यू इट्स गोना बी वेरी इजी फॉर यू गाइस। सारे के सारे इतने आसान हो जाएंगे ना तुम लोगों के लिए सब कुछ, बिकॉज when I decided कि मैं तुम लोग को अरिथमियास पढ़ाऊंगा ना, that was the time when I saw these two tables, और मैंने पूरा का पूरा 3 दिन के लेक्चर्स जिस तरह बनाए थे ना, they were all according to these tables। इन टेबल्स के मुताबिक थे और इन्हीं के अकॉर्डिंग मैं तुम लोगों को पढ़ाया है। द होल पर्पज वॉज जस्ट टू मेक श्योर कि तुम ये आखिरी 2 टेबल्स समझ सको, एंड इफ यू हैव डन दैट तो दैट इज अ वेरी गुड रिवॉर्ड फॉर मी। ठीक है, दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। यहाँ पे हमारा कार्डियोलॉजी खत्म होता है, वी आर डन। ये 2 टेबल्स इज अ समरी ऑफ एवरीथिंग। ये 2 टेबल्स अच्छे से कर लो, तुम्हें सब कुछ आता होगा एट द एंड ऑफ द डे। कोई चीज तुम्हें अरिथमियास में मिस नहीं होगी, तुम्हें सब कुछ आता है। यू गाइस हैव डन वेरी गुड। अब तो टेस्ट ही बताएगा कि तुम लोगों ने कैसा तैयारी किया है, कैसा नहीं किया। ठीक है, अच्छा एक और चीज मैंने पूछनी है कि डू यू गाइस नीड एन ईसीजी क्लास एक्स्ट्रा, या फिर ईसीजी हम पढ़ के मैंने तुम्हें सब कुछ तो बता दे ईसीजी के बारे में। सब कुछ तुम लोगों को ईसीजी के बारे में बता तो दिया है। तुम लोगों को ईसीजी क्लास करनी है या नहीं करनी? जायरा ने मुझसे पूछा था कि ईसीजी क्लास कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने ईसीजी में जो जो चीज़ें थी वो सब कुछ करा दी हैं। अगर रिवीजन क्लास करनी है तो वो हम कर सकते हैं, क्योंकि ईसीजी थोड़ी मुश्किल होती है। बट आई नीड टू नो कि डू यू वांट एन ईसीजी क्लास और नॉट। मरीम पूछ रही है रेसिप्रोकल लीड्स का बता दे, तुमने मुझसे पहले भी पूछा था। अभी मेरे पास प्रिपेयर्ड नहीं है रेसिप्रोकल लीड्स की एग्जांपल्स, वरना मैं तुम्हें अभी बताया था, लेकिन वो इतनी फिर भी वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें बता दूंगा। कौन कौन चाहता है कि ईसीजी क्लास हो जाए? डू वी टेल एक्सेस डेविएशन? एक्सेस डेविएशन ईसीजी में, ठीक है। ठीक है, चलो फिर हम ऐसा कर लेते हैं कि हम कर लेते हैं छोटी सी क्लास ईसीजी की। कल ईसीजी क्लास कर लेते हैं, परसों टेस्ट कर लेते हैं, यही हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी कल ईसीजी क्लास कर लेते हैं, परसों टेस्ट कर लेंगे। सही है,
एक फाइनल कल्मिनेटिंग क्लास ईसीजी कर लेते हैं जिसमें सारी की सारी ईसीजीज एक दफा कर लेंगे, हर डिजीज की ईसीजी कर लेंगे, ईसीजी की जनरल बातें भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे ईसीजी का। वहाँ पे सब डिजीज तो पढ़ लेना, अब बस कल्मिनेट ही करना है उसको। कल एक ईसीजी क्लास करते हैं, परसों टेस्ट कर लेंगे। ACLS का एल्गोरिदम कराया तो था मैंने। ये जो ACLS का एल्गोरिदम है वो सारा ये तो है जो पीछे वाला है, दिखाता हूँ तुम्हें मैं। दिस इज योर ACLS एडवांस लाइफ ट्रॉमा सपोर्ट। ये ACLS का पूरा एल्गोरिदम है जया। दिस इज द एल्गोरिदम आई वाज टेलिंग यू, सारा ACLS का ही है। तुम BLS और ACLS फिर से पढ़ोगे, तुम्हें डॉक्टर शहानी या डॉक्टर जवाद पढ़ाएंगे, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और इसके तुम्हें करना होता है ये सब कुछ, ठीक है। तो उनकी स्लाइड्स हैं वो बहुत अच्छी हैं ACLS की, वो तुम्हें हेल्प करेंगी बहुत अच्छा, ठीक है। आई थिंक दिस इज ऑल। कल हम ECG क्लास करते हैं और परसों से हमारा टेस्ट होगा। परसों हम टेस्ट कर लेंगे, सही है। हाँ ड्रग्स से MCQs आते हैं, तो हाँ ड्रग्स भी तो करनी थी। यस, हार्ट फेलियर की ड्रग्स से बहुत MCQs आते हैं बिलावल। करा दूं या फिर कर लोगे, बताओ बिलावल। कल ECG के साथ करा दूं थोड़ी सी ड्रग्स, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट सारी। चलो ठीक है, बिलावल कह रहा है कि करा दें तो करा देते हैं, डन है। 20 भी कह रही है करा करा देते हैं, बस सही है। ड्रग्स भी करा देंगे थोड़ी सी कल, और कल ECG भी करा लेंगे। कल फिर हमारा कार्डियोलॉजी कल खत्म होगा, इसका मतलब है, ठीक है। शॉक्स, शॉक्स मैं नहीं करा रहा, शॉक्स वैसे आते भी नहीं है, बहुत कम आते हैं। शॉक इज मेजरली तुम्हारा सर्जरी का होता है। शॉक करने तो कर लो खुद ही, शॉक से सवाल नहीं आया आज तक कभी भी। लेकिन ना MCQs आ सकते हैं शॉक्स से, शॉक्स कर लो। अगर तुम लोगों ने शॉक्स कर लिया ना, कार्डियोजेनिक शॉक और वो सब कुछ, तो वो कर लो। मैंने तुम लोगों को जो टॉपिक्स नहीं कराए वो हाइपरटेंशन है, शॉक्स है, एसिस्टली है, और ट्राइकस्पिड रिगर्जिटेशन वगैरह है। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी वाल्व्स की डिजीज नहीं मैंने तुम लोगों को कराई, और पल्सलेस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नहीं कराई। ये टॉपिक्स मैंने नहीं कराए, ये टॉपिक्स बेशक खुद कर लो, ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाइपरटेंशन से आ जाते हैं सवाल एक आध, लेकिन हाइपरटेंशन तुम्हें खुद करना चाहिए मुझे लगता है, डेविडसन से ही करना, ठीक है। चलो गुड सीन है। आई एम हेयर टिल अगले 2-3 मिनट, फिर आई एम गोइंग टू लीव। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस मुझसे पूछ लें अभी। एनी क्वेश्चंस, कुछ भी पूछना है तो मुझसे पूछें। बुक्स के बारे में कुछ पूछना है, कुछ भी पूछना है, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में पूछना है तो पूछ लें मुझसे। बाय हार्ट के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है बिलावल? मैं सोच रहा था कि मैं M2 से कोई टॉपिक पकड़ूं। गैस्ट्रो का मैं सोचा था कि गैस्ट्रो में तब कराऊंगा जब मैं सर्जरी से पहले मैं गैस्ट्रो कराऊंगा, ताकि मैं सर्जरी के फौरन बाद मैं वैसे नेफ्रो का ही सोच रहा था, पता है बिलावल। नेफ्रो कर सकते हैं हम, एंडोक्रिनोलॉजी कर सकते हैं। हम्म, नेफ्रो करा लेते हैं। नेफ्रो नेफ्रो से इम्पोर्टेंट है। नेफ्रो इम्पोर्टेंट, नेफ्रो छोटा बहुत है पता है, बहुत जल्दी हो जाता है, आसान सा टॉपिक है, मुश्किल भी नहीं है, बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन मैं नेफ्रो कराऊंगा। नेफ्रो, नेफ्रो के बाद मैं सोच रहा था कि हम कर लेंगे एंडो। इन्फेक्शियस डिजीजेस में से मुझे नहीं लगता कि मुझे कराने की जरूरत है, इन्फेक्शियस डिजीज तुम लोगों को खुद आती हैं, इतनी दफ़ा तुम लोगों ने किए हुए हैं वो पैथोलॉजी में, तो वो खुद ही कर लोगे इन्फेक्शियस डिजीजेस। मोटी मोटी करा दूंगा 10-15, दैट्स इट। और जो बाकी है ना, क्या कहते हैं, और कौन से हैं, डर्माटोलॉजी करा दूंगा, क्योंकि डर्माटोलॉजी कोई भी नहीं करता तो वो मैं करा दूंगा। न्यूरो बहुत आसान है, बहुत इजी है। न्यूरो तो मैं एंड में कराऊंगा बिल्कुल, गैस्ट्रो से पहले न्यूरो करेंगे। गैस्ट्रो एंड में करनी है और गैस्ट्रो से पहले न्यूरो करेंगे। अगर तुम इन लेक्चर्स के साथ कैप्टन भी कर लेते हो ना, तुम लोग का सारा सारा गुजारा हो जाएगा बहुत अच्छा। प्रॉफ बहुत अच्छा गुजर जाएगा अगर तुम लोग ये लेक्चर्स कर लो ना, और साथ में कैप्टन या स्टेप अप कुछ कर लो, तो प्रॉफ तुम्हारा आराम से पक्का हो जाएगा।
ठीक है। न्यूरो बहुत इजी है, न्यूरो आराम से हो जाती है। हमारे M1 में अब न्यूरो गैस्ट्रो रह गया ना, M1 के अंदर। और कोई रहता है M1 के अंदर? न्यूरो गैस्ट्रो के अलावा कोई और रहता है M1 के अंदर? हमने कार्डियो, रूमेटोलॉजी और रेस्पिरेटरी तो कर लिया है ना। अब हमारे इजी इजी टॉपिक्स, हाँ ब्लड भी रहता है, ब्लड रहता है, यस। ब्लड तो बहुत इजी है, ब्लड तो लाइक 4 दिन में हो जाता है, 4 या 5 दिन मैक्सिमम। जो मुसीबत वाले सवाल थे ना, जो मुसीबत वाले, जो सबसे बड़ी मुसीबत थी ना कार्डियोलॉजी, वो निकल गए तो सब कुछ हो जाएगा आगे। कार्डियोलॉजी बहुत बड़ी मुसीबत है, पता है, कार्डियोलॉजी लोगों से नहीं होती। तो हमने ब्लड करना है, न्यूरो करना है और गैस्ट्रो करना है इन आर M1। और जो M2 है उसके अंदर हमारा सब कुछ रहता है। डर्मेटोलॉजी को हमारे लगेंगे 4 दिन, मुश्किल से 3 या 4 दिन, मुश्किल से 3 दिन, 3 या 4 दिन मैक्सिमम। और जो साइकेट्री है वो तो, वो भी 3 दिन में हो जाएगी, साइकेट्री बहुत इजीली हो जाती है। इन्फेक्शियस डिजीजेस अजीब सी हैं, कर लेते हैं वो, थोड़ी सी 5 दिन लगाएंगे उसके ऊपर। जो आपकी उसके अलावा कौन सी है, एंडोक्रिनोलॉजी में टाइम लगेगा, 6-7 डेज लग जाएंगे एंडोक्रिनोलॉजी